इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक डायमेंशनल स्टोन धरती से आ टकराया, जिसकी वजह से बहुत सारी मात्रा में डायमेंशनल पोर्टल इस धरती पे खुलने लगे, जिस कारण से यहाँ पर अलग अलग तरह के बींग्स इस दुनिया में अपीयर होने लगे, जैसे कि एक ड्रैगन, मॉन्स्टर और डीमन। ऐसे ही अलग अलग स्पीसीज इस दुनिया में आ गई, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को सुपर पावर्स मिलने लगी और लोग अवेकन होने लगे, जहाँ पर वो मॉन्स्टर के कोर्स का यूज़ करके अपनी प्रिमिडियल एनर्जी को कल्टीवेट करने लगे और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगे। इसके बाद सीन होता है आज के दिन। हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ज़ाओ वैन को बुला रहे होते हैं, जबकि इधर हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि अपनी बुक को लगाकर वहाँ पर सो रहा होता है, जिस वजह से टीचर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है और वो कहता है हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे वो ज़ाओ वैन पे काफ़ी प्राउड किया करते थे क्योंकि वो एक जीनियस था। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब टीचर और प्रिंसिपल टहल रहे होते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल बताता है कि दो टाइप के जीनियस होते हैं। पहले टाइप के जीनियस को हम ज़ाओ वैन से कंपेयर कर सकते हैं और सेकंड टाइप के जीनियस को हम अपने स्कूल के सभी लोगों को मिलाकर कंपेयर कर सकते हैं। जिसके बाद हमें वापस से उस स्कूल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओ वैन सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे घंटे की आवाज़ आती है और वो उठ जाता है और वो कहता है कि अब छुट्टी का टाइम हो चुका है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और जबकि इधर टीचर कहता है लगता है हमारे प्रिंसिपल ने ज़ाओ वैन को मिसजज कर लिया है। इसके बाद हमें ज़ाओ वैन को कॉरिडोर से भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि भागते भागते बाहर की ओर आ जाता है और वो अभी भी दौड़ता हुआ जा रहा होता है और दौड़ता हुआ टेरेस ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन हमें बताता है कि जब से मुझे ये मिस्टीरियस फ़ोन मिला है तब से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस फ़ोन के अंदर एक ऐसी गेम है जिस वजह से मैंने अपनी कल्टीवेशन क्लास को लेना भी बंद कर दिया है। जिसके बाद वो उस फ़ोन को एक्टिवेट करने के लिए अपना खून की एक बूंद डालता है, जिसके बाद उसे वही गेम मिल जाती है। वो उसको स्टार्ट कर लेता है और इसके साथ ही वो अपने आसपास देखने लगता है कोई है तो नहीं। जिसके बाद ज़ाओ वैन वापस से अपने नीडल को निकालता है, अपनी फिंगर पे छेद करके उससे एक ब्लड ड्रॉप अपने फ़ोन पर डालता है, जिससे वो अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सके। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि गेम के अंदर जो ज़ाओ वैन का कैरेक्टर है वो जितनी कल्टीवेशन इंक्रीज़ करेगा, उसके साथ ही रियल लाइफ में ज़ाओ वैन की कल्टीवेशन भी बढ़ेगी। अब इसके साथ ही ज़ाओ वैन का कैरेक्टर क्रिएट होने लगता है। अब क्रिएट होने के बाद ज़ाओ वैन गेम को खेलते हुए अपने कैरेक्टर को डंजन में भेजता है, जहाँ पर वो सोचता है कि जितना ज़्यादा उसका ये कैरेक्टर एक्सपीरियंस गेन करेगा और अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करेगा, उसके साथ ही उसकी रियल लाइफ में भी उसकी एबिलिटी अपग्रेड हो जाएगी। अब इसकी वजह से ज़ाओ वैन कहता है कि उसे अब डंजन में जाने की ज़रूरत नहीं है और उसे अब मौत का भी डर नहीं है, क्योंकि वो इस गेम के ज़रिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। जिसके बाद हमें ज़ाओ वैन की कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक आंट के सामने आ जाता है। असल में इस आंट का मॉर्टल लेवल होता है, जिस वजह से ज़ाओ वैन उससे फाइट लगने लगता है। यहाँ पर ज़ाओ वैन उसको काफ़ी सारे पंचेस मारता है, जिस वजह से अब वो आंट भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें हमारे क्लास टीचर क्यू वाई को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ज़ाओ वैन ने 16 साल की उम्र में प्रिमोर्डियल एनर्जी कल्टीवेट करना सीख लिया, जहाँ पर उसे एक रियल जीनियस समझना शुरू कर दिया गया था, जहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन ज़ाओ वैन की तरफ जाने लगा था। लेकिन एक मंथ पहले कुछ ऐसा हुआ। इसके साथ ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़ाओ वैन को चैलेंज करने के लिए आ गई होती है। अब सभी बच्चे उसी लड़की को देखने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये सच में ज़ाओ वैन को चैलेंज करना चाहती है। ये तो एक लड़की है, लेकिन फिर भी ये ज़ाओ वैन से टक्कर लेना चाहती है। यहाँ पर हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि उस लड़की के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पर हमें उस लड़की का नाम आजिन बताया जाता है। जहाँ पर ज़ाओ वैन उससे पूछता है क्या हम इससे पहले कहीं पर मिले हैं, जिस पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि बस तुम मुझ पर अटैक करो। इसके साथ ही हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो सोचने लगता है ये कितनी ज़्यादा अकड़ू है। इसके साथ ही ज़ाओ वैन कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि मैंने अपनी पूरी फोर्स के साथ तुम पे अटैक कर दिया।
इसके साथ ही वो आजिन के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन हम आजिन को देखते हैं जो कि वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलती। इसके साथ ही जाओवेन जैसे ही उसके पास आता है वो उसके ऊपर एक ज़ोरदार किक मारती है, जिस वजह से जाओवेन दूर जा गिरता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। अब ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, क्या सच में इस लड़की ने जाओवेन को एक किक में नॉकआउट कर दिया? जिसके बाद हम आजिन को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ी होती है। हम देख पाते हैं कि ये सब कुछ हमारे क्लास टीचर क्यों वही सोच रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उस दिन के बाद ही जाओवेन पूरी तरह से बदल गया, जहाँ पर बस वो सोना और गेम खेलना ही पसंद करता है। यहाँ तक कि उसने स्टडी पे ध्यान देना भी बंद कर दिया। अगर जाओवेन ऐसा करता रहा तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है और वो एक टीचर होकर भी उसका फ्यूचर ठीक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें जाओवेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गेम खेल रहा होता है और वो कहता है कि आज तो मेरा जैकपॉट लग गया, क्योंकि उसको आंट को मारने के बाद लो लेवल का प्रिमोर्डियल स्टोन मिला होता है। जैसे ही वो उस स्टोन को पकड़ता है, इसके साथ ही उसकी रियल लाइफ में प्रिमोर्डियल एनर्जी बढ़ने लगती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ब्लड से बने अवतार अगर गेम के अंदर प्रिमोर्डियल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी उस प्लेयर की हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को भी बढ़ा सकता है। जहां हमें बताया जाता है कि एक प्लेयर अपने स्टेट को भी देख सकता है। इसके साथ ही जाओवेन अपने स्टेट को देखता है, जहां पर उसके पहले काफ़ी कम स्टेट होते हैं, लेकिन बाद में उसके जो स्टेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके बाद जाओवेन सोचने लगता है अगर वो रियल लाइफ में अपनी पावर को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन जब से उसे ये गेम पॉपअप हुई है तब से वो अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बढ़ा पाया है। इसकी वजह से उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर वो इस प्रिमोर्डियल एनर्जी लो लेवल स्टोन को बाहर निकाल पाता तो वो उनको बेचकर काफ़ी हद तक रुपये कमा सकता था, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सकता था, लेकिन वो इन स्टोन को बाहर नहीं निकाल सकता। जिसके बाद हमें जाओवेन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूटेड आंट के सामने पहुंच चुका होता है। अब वो म्यूटेड आंट जाओवेन के कैरेक्टर पे हमला करने लगती है, जिस पर जाओवेन उसे डॉज करने लगता है। यहाँ पर जाओवेन सोचने लगता है कि ये तो म्यूटेटेड आंट है, इसको हराना उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इसके पास अपनी पूरी सेना है। जाओवेन सोचने लगता है कि अब वो इसे कैसे हराए। यहाँ पर जाओवेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उस आंट से फाइट करने में, जहाँ पर सभी आंट ने अब जाओवेन को घेर लिया होता है। जिसके साथ ही हमें अब रियल लाइफ में दिखाया जाता है कि जाओवेन की तरफ कोई आ रहा होता है, जिसको जाओवेन भी सुन लेता है। यहाँ पर जाओवेन उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है ये तो जाओ रियोक्सी है, क्या वो इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है? डैम इट, मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया। अगर इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो मेरा क्या होगा? जिसके साथ ही जाओवेन अब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि यहाँ पर बैटल चल रहा होता है और बैटल के बीच में अपनी गेम को नहीं छोड़ सकता था। इसके साथ ही वो उस आंट के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने फैंग रियोक्सी आ जाती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद जाओवेन सोचने लगता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है, पहले ही क्या अंधी थी, इतनी दूर से मुझे देख नहीं पाई। जिसके साथ ही फैंग रियोक्सी हमारे हीरो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, जिससे हम अपने एनुअल एग्जाम को कंप्लीट कर सके फुल नंबरों के साथ। जिस पर जाओवेन कहता है कि मतलब तुम्हारा ये है कि जो एक मंथ पहले मैं जीनियस था लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। तुम्हें पता है कि मैं काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका हूँ, तो इससे अच्छा होगा कि मुझ जैसे लूज़र की जगह तुम किसी और को ले लो। जिस पर फैंग रियोक्सी गुस्से में कहती है कि असल में तुम लूज़र नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम आजिन से हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तुम मेरे अभी भी एक कॉम्पिटिटर हो। जिस पर जाओवेन थोड़ा हैरान होता है। इसके साथ ही जाओवेन उससे पूछता है कि आजिन की हमारे स्कूल में कौन सी रैंक है, जिस पर फैंग रियोक्सी बताती है कि जो आजिन है वो पहले ही इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो आजिन है उसकी दुश्मनी तुमसे है, जिस वजह से वो तुम्हें हराने के बाद ही इस स्कूल से ट्रांसफ़र ले ली। जिसके बाद जाओवेन आजिन के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है सच में वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन छोड़ो, वैसे भी मैं उसको कोई जानता नहीं था तो मेरे को उसको सोचना नहीं चाहिए। इसके साथ ही फैंग रियोक्सी कहती है वो बात छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब कब दोगे। जिस पर जाओवेन कहता है कि असल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूँगा।
जिसके बाद फेंग रियोक्सी वहाँ से जाने लगती है और वो बताती है कि उसके अलावा 2 टीममेट और हैं जिसके साथ वो अपने फाइनल एग्ज़ाम को दे पाएंगे, और वो ज़ाओ वैन को उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। इतना कहकर फेंग रियोक्सी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ाओ वैन अपनी गेम को कंटिन्यू करने लगता है, जहाँ पर वो म्यूटेटेड आंट को हरा देता है, जहाँ पर वो उस म्यूटेड आंट का प्रिमोर्डियल स्टोन लेने लगता है। इसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे म्यूटेड आंट आ जाते हैं और ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तब तक उसने उस स्टोन को उठा लिया होता है। तभी वो सारी आंट ज़ाओ वैन को वहाँ पर मार देती हैं। इसके साथ ही उसका गेम ओवर हो जाता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन अब उठकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस स्टोन को नहीं ले पाया था। इसके साथ ही ज़ाओ वैन को शरीर में कुछ महसूस होने लगता है। तभी ज़ाओ वैन अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ से काफ़ी सारी प्रिमोर्डियल एनर्जी निकल कर उसके शरीर में जाने लगती है, जिस वजह से ज़ाओ वैन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जहाँ पर ज़ाओ वैन कहता है सच में वो प्रिमोर्डियल स्टोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस स्टोन के अंदर कोई लेजेंडरी पीटा स्किल हो? इसके साथ ही ज़ाओ वैन अपने ब्लड के ड्रॉप को फ़ोन पे डालता है और वो गेम को खोलता है, जहाँ पर वो अपने स्टेटस को देख सके। इसके साथ ही उसका स्टेटस के सामने खुलता है, जहाँ पर उसकी एबिलिटी और लेवल बढ़ चुके होते हैं। इसके साथ ही उसकी नज़र एक एबिलिटी की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे डिवाइन वॉगर फिस्ट 7 रैंक की स्किल मिली होती है। जिसके बाद यहीं पर हमारा सीन कट होता है और हमें अगले सीन में फेंग रियोक्सी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों टीममेट को ज़ाओ वैन से मिलाने के लिए लाई होती है, जहां पर वो बताती है कि अब से हमारा 4th मेंबर ज़ाओ वैन है। अब ये सुनकर उसके दोनों टीममेट काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें एक टीममेट का नाम लीजी और दूसरे का नाम लियांग डोंग बताया जाता है। तभी जो लीजी होता है वो आगे आता है और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे पता है कि ज़ाओ वैन पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की है, जिस वजह से उसे पहले वाली स्टेट में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और तुम्हें भी पता है कि रियल कॉम्बैट गुड स्कूल के फर्स्ट प्लेस में आना हमारा पहला मिशन है, इसलिए मेरा मानना है ज़ाओ वैन हमारे लिए बेस्ट पर्सन नहीं है। और तुम्हें पता है कि वो मुझे पहले से जानता है, तो हम उसे अपनी टीम में ले सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ाओ वैन सोचने लगता है कि हाँ, जो कॉम्बैट रियल टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टेस्ट की बदौलत वो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। इसलिए अगर वो इस टेस्ट के नंबर 1 प्लेस पे आ जाते हैं तो उनका आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि इनका टीममेट भी एक काफ़ी पावरफुल हो, जिससे ये लोग नंबर 1 पोजीशन पे आ सके। तो इसलिए मैं इन लोगों की बात भी समझ सकता हूँ। दूसरी तरफ फेंग रियोक्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हमारे इस टेस्ट के लिए ज़ाओ वैन एक बेस्ट पर्सन है। जिस पर लियांग डॉग कहता है कि चलो ऐसी बात है तो हम ज़ाओ वैन का टेस्ट लेकर देख ही लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ाओ वैन तुम इसका बुरा नहीं मानोगे और उस चीज़ में कोऑपरेट करोगे। और वैसे भी यहाँ पर सभी लोग जानना चाहते हैं कि तुम हमारी टीम के लिए कैपेबल हो या नहीं। जिस पर फेंग रियोक्सी कहती है कि आखिर तुम ज़ाओ वैन का टेस्ट किस तरीके से लेना चाहोगे। जिस पर लियांग डॉग बताता है कि असल में वो चाहता है कि ज़ाओ वैन उससे फाइट करे। वैसे भी वो अपनी टीम का सबसे कमज़ोर पर्सन है, अगर ज़ाओ वैन उसको हरा देता है तो वो इस टीम में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमारी टीम में शामिल नहीं हो सकता। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ाइट के दौरान अगर उसका कोई टीममेट घायल हो जाता है तो उन्हें ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद लियांग डॉग कहता है कि हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ टेस्टिंग डिवाइस है, जिससे वो लोग किसी की भी स्ट्रेंथ को देख सकते हैं नंबर के ज़रिए। और अगर तुम्हें अभी भी फाइट से डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर हार मान के पीछे हट सकते हो। इसके साथ ही हमें फेंग रियोक्सी को दिखाया जाता है, जो कि सोचने लगती है कि लियांग डोंग के पास एक थंडर विटैलिटी स्किल है, अगर वो उसका यूज़ करता है तो वो ज़ाओ वैन को हरा भी सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़ाओ वैन के पास कोई विटैलिटी स्किल होगी, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार है। इतना ही नहीं, उसने काफ़ी टाइम से अपनी ट्रेनिंग को नहीं किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस टाइम पर ज़ाओ वैन कैसा रिएक्ट करेगा। जिसके बाद हमें ज़ाओ वैन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथन डिवाइस है, ये तो काफ़ी अच्छा है। जिस पर लियांग डॉग कहता है क्या तुम मेरे से रियल फाइट करने में डर गए। जिस पर ज़ाओ वैन अपने मन में सोचने लगता है असलियत में ऐसी बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है गलती से मैंने अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम मर भी सकते हो। जिसके बाद हमें अब स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्ट्रेंथन डिवाइस के पास पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर को टेस्ट करने वाले होते हैं। जहाँ पर लियांग डॉग कहता है तुम क्या चाहते हो कि पहले कौन जाए, तुम जाओ या फिर मैं जाऊं। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि जैसा तुम चाहो। जिसके बाद हम लियांग डॉग को देखते हैं, जो कि पहले आगे जाने लगता है।
इसके साथ ही वो अपने पंच को बनाता है और वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उस डिवाइस में दे मारता है। इधर ज़ाओ वैन भी उसकी स्ट्रेंथ को देख रहा होता है और सोचने लगता है कि सच में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें लियांग डाओ की स्ट्रेंथ की पावर 7 दिखाई जाती है। जिसके बाद ज़ाओ वैन अपने टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो सोचने लगता है कि जब उसे मिस्टीरियस फोन नहीं मिला था तब उसकी भी स्ट्रेंथ 7 तक ही थी। इसके साथ ही हमें अब लियांग डाओ को दिखाया जाता है जो कि ज़ाओ वैन से आगे आने के लिए कहता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अब इसके साथ हमें स्कूल के बाहर काफ़ी सारी रोशनी निकलते हुए दिखाई जाती है। जिसके बाद हमें अपने क्लास टीचर क्यूवई को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि इस टाइम पर अभी टेस्टिंग रूम के अंदर कौन है जो कि इतनी ज़्यादा रोशनी निकाल रहा है। जिसके बाद वो अंदर झांकते हुए वहाँ पर देखने लगते हैं जहाँ पर वो फैंग रियोक्सी और बाकी सभी लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी उसकी नज़र ज़ाओ वैन पे जाती है जो कि स्टैंटन डिवाइस के सामने खड़ा होता है और वो सोचने लगता है क्या ये सच में ज़ाओ वैन है। इसके साथ ही हमें ज़ाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उस डिवाइस में पंच दे मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो ज़ाओ वैन का स्ट्रेंथ पावर होती है वो टोटल 10 होती है। जिसको देखकर हमारे क्लास टीचर क्यूवई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचने लगते हैं इसका मतलब ज़ाओ वैन ने अपनी ट्रेनिंग को करना छोड़ा नहीं था। असल में वो दिन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया करता था जिस वजह से वो क्लासरूम में आकर सो जाया करता था। इसका मतलब जैसा हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल ने कहा था कि ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जहाँ पर कि वह टीचर सोचने लगते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे स्कूल के अंदर इतना टैलेंटेड पर्सन कोई और नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़ाओ वैन को अब हरा पाएगा। जिसके बाद हमें फैंग रियोक्सी को दिखाया जाता है जो कि सोचने लगती है कि जो ज़ाओ वैन ने पंच मारा था वो 1 इंच पंच था। असल में जो ज़ाओ वैन की स्ट्रेंथ है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और वो कहती है कि ज़ाओ वैन ने विटैलिटी स्किल के बगैर ही अपने स्ट्रेंथ को 10 तक ले गया। सच में ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ हम लियांग डाओ को देखते हैं जो कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं उससे हार नहीं सकता। इसके साथ ही वो ज़ाओ वैन के सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने से हटो, मुझे अपनी विटैलिटी स्किल का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। जहाँ पर लीजी कहता है सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है और ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। उसे पता है कि वो हार चुका है लेकिन वो फिर भी हार मानना नहीं चाहता। इसके बाद हमें लियांग डाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने थंडर फिस्ट को बनाता है और अपनी विटैलिटी स्किल का यूज़ करने के लिए ठंडा को कलेक्ट करने लगता है। इसके साथ ही वो अपने पंच को बनाकर उस डिवाइस में दे मारता है। जिसके बाद हमें लियांग डाओ का पावर लेवल 11 दिखाया जाता है जिस पर लियांग डाओ से कहता है कि ये कैसा था, जिस पर ज़ाओ वैन कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद ज़ाओ वैन कुछ सोचने लगता है जिस पर लियांग डाओ कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पर ज़ाओ वैन कहता है अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ का ज़्यादा यूज़ किया तो ये मशीन टूट भी सकती है। क्या ये मशीन टूट जाएगी तो हमें इसके रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे ना। जिस पर लियांग डाओ कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर ये मशीन तुमसे टूट जाती है तो इसके सारे पैसे मैं दे दूंगा। यहाँ पर लियांग डाओ को लग रहा था कि ज़ाओ वैन बस फेंकने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। जिसके बाद वो अपने फिस्ट को बनाता है और उस डिवाइस में दे मारता है जिस वजह से काफ़ी सारी एनर्जी वहाँ से निकलती है जिसकी वजह से सामने कोई भी देख नहीं पा रहा होता। जहाँ पर फैंग रियोक्सी कहती है ये तो एसेंस एनर्जी स्किल है जिसे विटैलिटी स्किल भी कहते हैं। इसके साथ ही हमें ज़ाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी विटैलिटी स्किल का यूज़ करके उस डिवाइस में दे मारता है जिस वजह से वो पूरी की पूरी मशीन शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वहाँ पर ख़राब हो जाती है। जिसके बाद हमारे क्लास टीचर क्यूवई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचने लगते हैं ये मशीन 20 लेवल के पावर लेवल और 25 के पावर लेवल को भी अच्छे से चेक कर सकती थी, लेकिन ज़ाओ वैन ने इसको तोड़कर ये साबित कर दिया है कि ज़ाओ वैन जितना पावरफुल हमारे स्कूल में कोई और नहीं हो सकता। और वो सभी लोग इतने ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इस मशीन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। यहाँ पर ज़ाओ वैन ने उस मशीन का कचूमड़ बना दिया होता है और वहाँ पर ज़ाओ वैन अपने ही एक अलग पोस्ट में खड़ा होता है। इसके साथ ही हमें क्यूवई टीचर को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि इस मशीन को तोड़ने के लिए कम से कम 8 लेवल की एसेंस एनर्जी मतलब विटैलिटी स्किल की ज़रूरत होगी, वरना इस मशीन को तोड़ा नहीं जा सकता।
तभी उसे अपने प्रिंसिपल की याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के जीनियस होते हैं, पहला कि जाओ वैन, दूसरा जिसमें बाकी सभी लोग हों। इसके साथ ही हमें जाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि लियांग डाओ के पास आते हुए कहता है, तुमने कहा था कि अगर ये मशीन टूट जाती है तो इसके सारे पैसे तुम दोगे। जिस पर लियांग डाओ उसकी पावर को देखकर उसको मस्का लगाते हुए कहता है, अरे भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, उसके सारे पैसे मैं दे दूंगा, वैसे भी हम लोग अब एक टीम बन चुके हैं। जिसके बाद हमें फैंग जियोक्सी को दिखाया जाता है जो कि जाओ वैन को देखते हुए कहती है कि सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें सिटी के रोड साइड पर जाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो आजिन के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसे चैलेंज करके हराया होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर उस लड़की की दिक्कत क्या थी, क्या वो लड़की मुझे ही उस स्कूल में हराने के लिए आई थी जिसके बाद वो चली गई, या उसने कभी उसे परेशान किया था, और वो ये सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके साथ ही जाओ वैन के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिस फ़ोन को जैसे ही वो उठाता है तभी उस तरफ से उसका फादर उससे कहता है, जाओ वैन तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरी मदर को देखने के लिए जा रहा हूँ, जिससे तू अपनी मदर से पहली बार मिल भी सकेगा। जिस पर जाओ वैन कहता है, फादर मैं अभी नहीं आ सकता, आप मुझे उनका फ़ोटो भेज देना, मैं अपनी नई मदर का फ़ोटो देखकर आपको बता दूंगा। इसके साथ ही जाओ वैन उनको बताता है कि मेरा रियल कॉम्बैट एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं एक हफ्ते तक घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फादर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, हमारे घर के क्लोजर के अंदर एक मेटल का बिस्किट का बॉक्स रखा हुआ था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? जिस पर उसका फादर कहता है, क्या एक बिस्किट का बॉक्स? जिस पर जाओ वैन बताता है कि उस बिस्किट के बॉक्स पर एक बियर भी बना हुआ था। अब इन सभी बातों को सुनकर उसके फादर को याद आता है और वो कहते हैं कि मैं बचपन में उस ब्रांड की बिस्किट को खाया करता था और उस बॉक्स के अंदर एक फ़ोन रखा हुआ था। जिस पर जाओ वैन कहता है कि हाँ मैं उसी फ़ोन के बारे में पूछ रहा हूँ। जिस पर उसका फादर उससे कहता है कि तुम उसी फ़ोन की बात कर रहे हो ना जिसका वाइट मेटल फेस है और उसके ऊपर कोई भी बटन नहीं है। जिस पर जाओ वैन कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्या वो आपका था? जिस पर उसका फादर बताता है कि नहीं वो उसके ग्रैंडफादर का था। जिस पर जाओ वैन कहता है क्या वो ग्रैंडफादर का कोई ट्रेजर था और वो उनको कहाँ पर मिला था? जिसके बाद उसका फादर उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताने लगता है कि उसका ग्रैंडफादर एक कारपेंटर था। ऐसे ही उन्हें एक एंशिएंट सिटी के अंदर काम मिला था जहाँ पर उनके दोस्तों ने एक कुएं को देखा जिसके अंदर से काफ़ी सारी रोशनी निकल रही थी, जिस वजह से उन्हें लगा कि इस कुएं के अंदर कुछ ट्रेजर है, तो वो उसे देखने के लिए गए। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक मेटल का बॉक्स मिला जिसके अंदर एक फ़ोन था जिसके ऊपर कोई भी बटन नहीं था, जहाँ पर वो ऑन ऑफ और चार्ज भी नहीं हो सकता था, जिस वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा और उनके दोस्तों को ऐसा लगा कि किसी ने उनके साथ इतना गंदा प्रैंक किया है, जिस वजह से उन लोगों ने उस फ़ोन को ऐसे ही छोड़ दिया। जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस फ़ोन को लाकर घर पर रख दिया था। और इतना ही नहीं, मैं इस फ़ोन को लेकर रिपेयरिंग सेंटर पर इसे ठीक कराने गया था जिससे मैं इसे बेचकर कुछ सीक्रेट ले सकूँ। जहाँ पर दुकानदार ने कहा यह फ़ोन पूरी तरह से कबाड़ा है तो वो इसे ठीक नहीं कर सकता। जिसके बाद मैंने उस फ़ोन को घर पर ले आया और कुकी बॉक्स में रख दिया। जिसके बाद मैं उस फ़ोन के बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था। जिसके बाद जाओ वैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उस टाइम पर उसके फादर इस फ़ोन को नहीं बेच पाए थे। तभी जाओ वैन का फादर कहता है क्या लगता है तुमने उस फ़ोन को ठीक कर लिया है, तो तुम अब जैसा चाहो तुम उस फ़ोन को रख सकते हो, और मैंने तुम्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया था, तो तुम आना चाहते हो या नहीं ये तुम पर ही डिपेंड करता है। इसके साथ ही उसका फादर उस कॉल को काट देता है। जिसके बाद हम जाओ वैन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि ये फ़ोन एंशिएंट सिटी के वेल में मिला था, तो इसलिए मुझे सबसे पहले रियल कॉम्बैट टेस्ट को पास करना होगा, उसके बाद मैं एंशिएंट सिटी में जाऊंगा उस वेल के बारे में पता करने के लिए, क्या पता मुझे इसके बारे में और भी पता चल जाए। जिसके बाद हमें जाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है। इसके बाद हम स्कूल में उसे सोते हुए देखते हैं, फिर वो अपनी ट्रेनिंग को करता है। इसके साथ ही वो वापस से गेम खेलने लगता है। ऐसे ही कर करके जाओ वैन के काफ़ी सारे दिन निकल जाते हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम कुछ लड़कों को कॉरिडोर में भागता हुआ देखते हैं। जिसके बाद तभी उसमें से एक लड़का दौड़ते दौड़ते एक पर्सन से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो लड़का उस पर्सन से माफ़ी मांगता है क्योंकि देखने से वो कहीं का प्रिंस लग रहा होता है, और यहाँ तक कि जो उसका ऑरा होता है वो काफ़ी डरावना उसे फील करा रहा होता है। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है क्या तुम ठीक हो ना? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ ही वो उसी पर्सन को देखता है
जहाँ पर उसे उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन तभी वो पर्सन उनको इग्नोर करके वहाँ से आगे जाने लगता है, जिस पर वही लड़का उन लोगों को बताता है कि देखने से वो सुनहरे वाला लड़का कोई बड़ा ऑफिसर लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अब ऐसे ही हमें उसी सुनहरे वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें शाम के टाइम स्कूल दिखाया जाता है। तभी हम लियांग डाओ को देखते हैं जो कि ज़ाओ वैन के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ टीम अप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक और टीम मिल चुकी है और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो मुझे उनकी टीम में जाना होगा जिनसे उनका स्कोर अच्छा हो सके, तो मुझे माफ़ करना, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन को अब थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी वो कहता है क्या फैंग रियोक्सी ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा, क्या उसके पास कोई और मेंबर होगा जिसे वो अपनी टीम में ज्वाइन कर सके। जिसके बाद ज़ाओ वैन अब उसको ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी नज़र लीजी पर जाती है, जहाँ पर ज़ाओ वैन लीजी को बताता है तुम्हें पता है कि जो लियांग डाओ है उसने अपनी टीम को छोड़ दिया है। जिस पर लीजी कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में अंदाज़ा है और मैं भी इसी के बारे में बात करने के लिए आया था। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भी अपनी टीम को छोड़ना होगा, इसलिए मुझे माफ़ करना। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर लीजी कहता है ये तो मुझसे मत पूछो, मुझे यहाँ से जाना होगा इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही हमें ज़ाओ वैन को फैंग रियोक्सी के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग रियोक्सी भी उससे कहने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले ही ज़ाओ वैन उसे रोक लेता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। जिस पर फैंग रियोक्सी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम्हें अपने लिए एक अलग टीममेट को ढूंढना होगा जिससे तुम अपने एनुअल एग्ज़ाम को दे सको। जिस पर फैंग रियोक्सी जाते हुए कहती है कि मुझको नहीं पता कि तुमने किसको ऑफेंड किया है, लेकिन जिसको भी तुमने ऑफेंड किया है उसका बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग इन्फ्लुएंस है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर ज़ाओ वैन भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। इतना कहकर ज़ाओ वैन वहाँ से चला जाता है। अब वो कॉरिडोर से जा ही रहा था, तभी अपने क्लास टीचर क्यूवई उसको आवाज़ मारते हैं, जिस पर ज़ाओ वैन उनको देखता है और वहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद क्यूवई टीचर ज़ाओ वैन को सभी स्टोरी बताने लगते हैं कि कल के दिन हमारे स्कूल में एक वॉरलॉर्ड आया था जो कि गवर्नमेंट की एक हाई पोजीशन है, जिसका नाम टियान ज़ाओ था। क्या कभी तुमने उसको ऑफेंड किया है। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। अब ये सुनकर क्यूवई टीचर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो वॉरलॉर्ड यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हुए अपनी अथॉरिटी की पावर का यूज़ करते हुए ज़ाओ वैन को क्रिटिसाइज करते हुए क्यों गया। जिसके बाद ज़ाओ वैन उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो पर्सन कौन है, जिस पर वो बताता है कि उसका नाम टियान ज़ाओ है। जहाँ पर ज़ाओ वैन कहता है टियान ज़ाओ। इसके बाद वो बताता है कि टियान ज़ाओ ईस्ट अकेडमी का एक हाई ऑफिसर है जिसने अपने 19 के एज में अपना काफ़ी ज़्यादा नाम बना लिया और ये एक काफ़ी बड़ी फैमिली का एक लड़का है। और इतना ही नहीं, ये नॉर्थ साइड में एक वॉर जनरल भी रह चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ वैन उससे कहता है क्या इसके अलावा भी उसने मेरे खिलाफ कुछ और किया है। जिस पर वो टीचर कहता है कि नहीं, लेकिन उसने ये कहा है कि तुम इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो और जो भी टियान ज़ाओ को जानते हैं वो तुम्हें इसलिए कंपटीशन करने के लिए बार बार रोक टोक कर रहे हैं जिससे वो टियान ज़ाओ की एक गुड साइड पर जा सके। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे पता नहीं कि उसके कुछ वर्ड किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। जिस पर क्यूवई टीचर कहते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे बात इतना ही कहूँगा कि एनुअल एग्जाम कॉम्बैक टेस्ट से पहले तुम अपने लिए एक टीममेट सिलेक्ट कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करती है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। और मेरी बात याद रखना कि इस बार तुम्हारे टीममेट सिंपल नहीं होने चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बन सके। यहाँ पर उसका टीचर उसे ये भी बताता है कि मैं एक ल्यूजियान का नाम के एक लड़के को जानता हूँ, अगर वो तुम्हारा टीममेट बनता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसे रियल कॉम्बैक टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन दिलानी होगी। जिस पर ज़ाओ वैन कहता है कि आपका ये मतलब है कि मुझे उसके बदले में यहाँ पर लड़ना होगा।
जिस पर टीचर कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर नंबर 1 प्लेस पे नहीं आ सकते, लेकिन तुम इससे रियल कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और वैसे भी ये रियल कॉम्बैट में पार्टिसिपेट ना करने से अच्छा है। जिसके बाद जाओ वैन टीचर से कहता है कि प्लीज़ मेरी ली जुयान से बात करने में मदद करिए। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें जाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि अब स्कूल से बाहर आ चुका होता है। जिसके बाद वो अपने फादर को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि आप टियानजाओ नाम की किसी लड़की को जानते हैं, जिस पर उसका फादर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें टियानजाओ के बारे में कैसे पता चला। वैसे जो टियानजाओ है असल में वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अब ये सुनकर जाओ वैन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि अब बड़ा भाई। जिसके बाद उसका फादर बताता है कि जो तुम्हारी न्यू मदर है उसका नाम लियानजाओ है और उसी का बेटा ही टियानजाओ है, और शादी के बाद वो जल्दी तुम्हारा स्टेप ब्रदर बनने वाला है। अब ये सुनकर जाओ वैन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर उसका फादर उसे ये भी बताता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम आजिन है। अब ये सुनकर जाओ वैन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जाओ वैन अपने फादर से पूछता है कि आखिर टियानजाओ और आपके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, जिस पर उसका फादर बताता है कि उनका रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी वो टियानजाओ और आजिन से मिलता है तब वो उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही वो कॉल काट देता है, जहाँ पर जाओ वैन सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो वो मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग इस मैरिज से एग्री नहीं होंगे, जिस वजह से वो मुझको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आजिन ने मेरे को स्कूल में आकर हराया और उसके भाई ने मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से रोका। अगर मैं एपिक लेवल का मास्टर होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें जाओ वैन को घर पे दिखाया जाता है जो कि अपनी गेम को खेल रहा होता है। इसके साथ ही वो कहता है कि जब से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ तब से रेड म्यूटेटेड आंट आ रही है उससे फाइट करने के लिए, जिससे उसे कोई भी अच्छा खासा ड्रॉप नहीं मिल रहा। इसके साथ ही वो एक आंट को मार देता है, तभी उसे एक कंपेनियन बीस्ट एग मिलता है। अब ये देखकर जाओ वैन उसके पास जाता है और वो कहता है क्या अब मुझे भी एक कंपेनियन बीस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही अब वो सांड के बीस्ट को देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये एग कौन से लेवल पर होगा। अगर मॉर्टल लेवल का उसे बीस्ट मिले तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मॉर्टल और लेजेंडरी लेवल के बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। इसके साथ ही वो उस एग को उठाने लगता है। यहाँ पर वो एग क्रैक होने लगता है और तभी उसके अंदर से एक चीज़ निकलती है जो कि जाओ वैन के अवतार के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जाओ वैन का अवतार भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके साथ अब वो अवतार उस कंपेनियन बीस्ट के साथ कनेक्ट होने लगता है। इसके साथ ही अब हमें रियल वर्ल्ड में जाओ वैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक आवाज़ आती है कि तुम कसम खाओ कि तुम मुझे डेथ और पेन तक मेरे मास्टर बने रहोगे। अब इस आवाज़ को सुनकर जाओ वैन उसकी तरफ देखने लगता है, तभी इसके साथ उसकी बॉडी में बहुत सारा पेन होने लगता है, जिस वजह से जाओ वैन कराहने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पर जाओ वैन कहता है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, आखिर ये क्या था। इसके साथ जाओ वैन अपना सर पकड़ के वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है अपने हाथ की तरफ, जहाँ पर उसके हाथ पर कंपेनियन बीस्ट का एक सिंबल आ चुका होता है। जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली मेरा कंपेनियन बीस्ट जो एग है वो फाइनली हैच हो चुका है। जिसके बाद वो अपने कंपेनियन बीस्ट के स्टेटस को देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है ये मॉर्टल क्लास का एक आंट है जिसका नाम म्यूटेटेड विगर आंट है। जिसके बाद जाओ वैन अपने रूम के सारे पर्दा लगाने लगता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि मेरा कंपेनियन बीस्ट कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो अपने बीस्ट को किस तरीके से समन करें। इसके साथ ही वो कुछ फील करने लगता है। यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करता है और हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में कंपेनियन बीस्ट का एक ग्लव्स आ चुका होता है। जिसके बाद जाओ वैन कहता है कि लगता है ये कंपेनियन बीस्ट का एक स्टेज है। जिसके बाद जाओ वैन अपने हाथ को देखने लगता है और वो कहता है कि लगता है मैं इसकी पावर्स का भी अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद जाओ वैन कहता है कि अब समय आ चुका है अपनी आंट को समन करके देखने का। इसके बाद जाओ वैन उस आंट को समन करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आंट समन होने लगता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें उसके दांत दिखाए जाते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। इसके साथ ही हमें उसके नेल दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं। जिसके बाद जाओ वैन कहता है कि गेम के अंदर कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन रियल लाइफ में ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। इसके साथ ही उसका कंपेनियन बीस्ट वहाँ पे समन हो चुका होता है, जहाँ पर जाओ वैन कहता है अब कुछ भी हो ये मेरा एक कंपेनियन बीस्ट है तो मुझे इसके अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे
क्यूबे टीचर को दिखाया जाता है जो कि जाओवेन को लेकर ली जुयान के पास जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि ली जुयान का कैरेक्टर थोड़ा अजीब है। वो देखने से ऐसा लगेगा कि तुम्हें वो अपनी पैसों की पावर दिखा रहा है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। और वैसे भी तुम वहाँ पर टेस्ट देने के लिए जा रहे हो तो तुम उसकी कोई भी बात का बुरा मत मानना। जिस पर जाओवेन कहता है कि टीचर आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जाओवेन को लेकर वो टीचर ली जुयान की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हम ली जुयान का एक काफ़ी बड़ा घर देखते हैं। इसके साथ ही वो टीचर जाओवेन को लेकर घर के अंदर जाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मास्टर ने आपको उस रूम में बुलाया है। इसके बाद जाओवेन कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ली जुयान को देखते हैं जो कि लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी ली जुयान टीचर को देखते हुए कहता है कि टीचर आइए आप मेरे साथ बैठकर ड्रिंक कीजिए। जिस पर टीचर की वही कहते हैं कि नहीं शुक्रिया, अभी मेरी आफ्टरनून में एक क्लास है तो मुझे अभी ड्रिंक नहीं करनी है। वैसे मैं आपको जाओवेन से मिलाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था। और जो जाओवेन है वो तुम्हारी फिजिकल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करने में मदद कर सकता है। जिस पर ली जुयान कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रैंक को ऐसे ही हासिल कर सकता हूँ। और आपने कहा है कि इस पर्सन को मैं अपनी टीम में ले लूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसे अपनी टीम में ले लिया है। जिसके बाद टीचर की वही कहते हैं कि ठीक है अब मैं जा सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो जाते हुए जाओवेन से कहते हैं कि तुम यहीं पर रहना और अपने आप को ली जुयान से फैमिलियर कर लो, जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब टीचर के जाने के बाद ली जुयान उससे कहता है अच्छा तुम्हारा नाम ही जाओवेन है, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है कि तुम उस एकेडमी के काफ़ी बड़े जीनियस हो। जिस पर जाओवेन अपना फेस खुजाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं इतना खास भी नहीं, लगता है वो किस तरीके के रूमर्स होंगे। जिसके बाद ली जुयान कहता है कि हाँ मुझे भी लगा ये रूमर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर तुम एक रियल जीनियस होते तो तुम आज इनसे एक किक में नहीं आ जाते। जिसके बाद ली जुयान कहता है कि तुम कॉपरेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में भूल ही जाओ, तुम बस मुझे फॉलो करना तो मैं तुम्हें इस टेस्ट को पास करा दूंगा। इसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई भी वाइन को ले सकते हो, यहाँ तक कि किसी भी लड़की को यहाँ से ले सकते हो। जिस पर जाओवेन इसके लिए डायरेक्ट ही मना कर देता है और वो अपनी गेम को खेलने लगता है। जिस पर ली जुयान कहता है ये तो मेरी सारी बातों को इग्नोर कर रहा है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पास वाली लड़की से कहता है कि जाके तुम उसे सेड्यूस करो। जिस पर वो लड़की कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। जिस पर ली जुयान कहता है कि जाओ जल्दी जाओ। इसके साथ ही वो लड़की अपने चार्म का यूज़ करने लगती है और वो जाओवेन के पास आती है और वो उससे कहती है लिटिल ब्रदर क्या आपको गेम खेलना पसंद है? जो आप गेम खेल रहे हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्या? जिस पर जाओवेन कहता है कि हाँ। इस पर वो लड़की उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है क्या आप कोई नया गेम खेलना चाहेंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा? लेकिन यहाँ पर जाओवेन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिस वजह से वो लड़की उसके फेस को अपनी तरफ घुमाने लगती है। तभी जाओवेन की नज़र एक नए आंट पर जाती है जो कि सिल्वर विंग आंट होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर वो उसे मारने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है, जिस वजह से वो उस आंट को नहीं मार पा रहा होता। लेकिन तभी वो आंट जाओवेन के कैरेक्टर को मारने वाली होती है, जिस वजह से जाओवेन उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि मुझे गेम खेलने दो। जिस पर वो लड़की जाओवेन के ऐसे रिएक्शन को देखकर कहती है तुम कमीने कहीं के। अब ली जुयान भी ये देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर सभी लड़कियाँ उस लड़की के ऊपर हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ जाओवेन भी उस लड़की की वजह से हार चुका होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो कहता है कि मैं हार गया। दूसरी तरफ हम ली जुयान को देखते हैं जो कि जाओवेन के ऐसे रिएक्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और वो कहता है ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें रात के टाइम एक अजीब सी आवाज़ सुनाई जाती है। दूसरी तरफ हम ली जुयान को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है किसी आवाज़ को सुनते हुए, जहाँ पर ली जुयान कहता है कि कैसी आवाज़ है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम दूसरी तरफ जाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी उसी आंट से फाइट कर रहा होता है और उस सिल्वर विंग आंट को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर वो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उस सिल्वर विंग आंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी स्पीड का यूज़ करके जाओवेन के पीछे आ जाती है। इसके साथ ही वो जाओवेन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से जाओवेन
फिर से हार चुका होता है, जहाँ पर जाओवेन काफ़ी बार उस हंट से हार चुका होता है, लेकिन वो फिर भी अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। इस वजह से वो सिल्वरविंग हंट से बार बार फाइट कर रहा होता है, लेकिन जितनी बार भी वो उससे फाइट करता है वो हर टाइम उससे मारा जाता है, जिस वजह से अब वो भी थक चुका होता है और उसका बार बार गेम ओवर हो रहा होता है। इसके बाद जाओवेन कहता है सच में ये सिल्वरविंग आर्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसको हराने के लिए उसको कुछ ही और सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कंबाइंड टेक्निक है, लेकिन वो उसका यूज़ करके भी उस आंट को नहीं हरा सकता, क्योंकि जो उसका आंट है वो एक मॉर्टल लेवल का आंट है, जबकि ये आंट एक लेजेंडरी लेवल का आंट है। इसके साथ ही जाओवेन कहता है अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है तो उसे अब अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके बाद वो अपने हाथों को मूव कराने के लिए पंचिंग करने लगता है और अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, इसके लिए मुझे अपनी बॉडी का भी यूज़ करना होगा। इसके साथ ही हम वहाँ पर लिजुयान को देखते हैं जो कि जाओवेन पे देख रहा होता है और वो कहता है कि पूरे दिन गेम खेलता रहा, लेकिन इस टाइम पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या, अब इसकी मर्जी, मैं तो चला अपना आराम करने के लिए। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका पहला रिटन टेस्ट होने वाला होता है, जिसके बाद उनका रियल कॉम्बैट टेस्ट होगा। जिसके बाद हमें ल्यूजियन सिटी के अंदर उनका स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका टेस्ट शुरू हो चुका होता है, जहाँ पर सभी लोग अपने एग्ज़ाम को देने लगते हैं। तभी हम जाओवेन को देखते हैं जो कि अपना एग्ज़ाम लिख रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ लिजुयान भी अपने एग्ज़ाम को कर रहा होता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग रियल कॉम्बैट टेस्ट देने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एंशिएंट सिटी में जाना होता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को अलविदा करके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी होता है। जिसके साथ अब हमें एक बस दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जाओवेन को देखते हैं जो कि उस बस में बैठकर जा रहा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि एंशिएंट सिटी के अंदर ही उसके ग्रैंडपा को ये फ़ोन मिला था, क्या उधर इसके रिलेटेड कोई और भी सीक्रेट हो सकते हैं, क्योंकि जो एंशिएंट सिटी है वो इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, वहाँ पर काफ़ी सारे राज दफन हैं। इसके साथ ही हमें एंशिएंट सिटी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जहाँ पर इन लोगों का टेस्ट होने वाला होता है, जहाँ पर जाओवेन कहता है कि एंशिएंट सिटी के अंदर उन्हें काफ़ी सारे मॉन्स्टर और डीमंस और जैसे अलग अलग क्रिएचर से फाइट करनी पड़ती है। यहाँ पर जाओवेन कहता है कि चलो अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग एंशिएंट सिटी के गेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड होते हैं जो कि एंशिएंट सिटी की गेट पर खड़े होते हैं। असल में कोई घुसता है कि यहाँ पर ना घुस जाए, इस वजह से ये गार्ड यहाँ पर खड़े होते हैं। इसके साथ ही जाओवेन भी यहाँ की सिक्योरिटी देखकर थोड़ा हैरान था। इसके साथ ही वो अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पर हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं। इसके बाद जाओवेन वहाँ पर लिजुयान और उसके साथियों का वेट करने लगता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी वो एंशिएंट सिटी का गेट देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस पर जाओवेन कहता है कि पहले मैंने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन सच में ये गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तभी उसकी नज़र गेट के साइन बोर्ड पर जाती है, जहाँ पर वो एक अजीब सिंबल को देखता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सिंबल किस तरीके का है। इसके साथ ही उसका जो फ़ोन होता है वो अजीब सा बीप करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है क्या इस टाइम पर फादर की कॉल हो सकती है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो उसका गेम वाला फ़ोन होता है वो आवाज़ कर रहा होता है, जिस पर जाओवेन भी थोड़ा हैरान होता है। इसके साथ ही जाओवेन उस फ़ोन को निकालता है और वो सोचता है कि आखिर इस फ़ोन में अजीब सा क्या हुआ। तभी वो नोटिस करता है वहाँ पर एक कैमरे जैसा सिंबल आ चुका होता है, जहाँ पर जाओवेन कहता है कि इस फ़ोन के अंदर तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन अचानक से ये कहाँ पर कैसे आ गया। इसके बाद जाओवेन उस कैमरे को खोल लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। जिसके बाद वो अपने आसपास की सीनरी को देखने लगता है, क्योंकि अचानक से ही ये कैमरा अपीयर हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जाओवेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा होता है कि आखिर अब इस कैमरे का क्या यूज़ है। इसके साथ ही जाओवेन अपने फ़ोन को हिलाने लगता है, जिससे उसे पता चल सके कि आखिर ये जो कैमरा है वो किस यूज़ का है। इसके साथ ही वो हिलाते हिलाते उस फ़ोन को एंशिएंट गेट की तरफ कर देता है, जिस वजह से उस कैमरे में जो एंशिएंट गेट का लोगो होता है अचानक से ही प्रिंट हो जाता है। अब ये देखकर जाओवेन भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि ये कोई भी फ़ोटो खींच नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन एंशिएंट गेट के उस लोगो के ऊपर गया तब वो उसे स्कैन करने लगा। यहाँ पर जाओवेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो वापस से अपने फ़ोन को उधर कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फ़ोन जो होता है वो वापस से एंशिएंट सिटी के गेट के लोगों को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर जाओवेन कहता है
ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही उसके फ़ोन में एक लोडिंग होने लगती है जहाँ पर जावेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी उसके फ़ोन में अचानक से ही एक गेम अपीयर हो जाती है जिसे देखकर जावेन थोड़ा हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि एक और गेम यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन जावेन कहता है कि चलो कुछ भी हो, मुझे इस गेम को ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी फिंगर को कट करता है और उसके ऊपर ब्लड डाल देता है जिससे वो इस गेम को ट्राई कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका अवतार होता है वो वापस से क्रिएट होने लगता है। तभी वो देखता है कि वो उस गेम में लॉग इन हो चुका है जहाँ पर वो एंज सिटी का गेट देखता है। जिसके बाद जावेन उसके अंदर जाने लगता है जहाँ पर वो काफ़ी सारी चाइनीज़ ओल्ड बिल्डिंग्स को देखता है, जिन्हें देखते हुए जावेन कहता है क्या ये एंज सिटी के अंदर का इनर पार्ट है। अब वो वहाँ पर चलते चलते एक और जगह आ जाता है जहाँ पर वो एक स्केलेटन सोल्जर को देखता है, जिसे देखकर जावेन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है क्या ये इस डंजन का एक डायमेंशनल मॉन्स्टर है, जो कि असल में स्केलेटन सोल्जर है। मुझे नहीं लगा था कि जो यहाँ पर डायमेंशनल मॉन्स्टर होंगे वो असल में स्केलेटन सोल्जर होंगे। अब जैसे ही वो स्केलेटन सोल्जर जावेन का अवतार देखता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस पर जावेन का कैरेक्टर उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। जहाँ पर वो देखता है और वो कहता है कि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ये इतना भी खास नहीं है। जिसके बाद जावेन कहता है कि अब मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही जावेन उसके ऊपर अपना डायमेंशनल पंच मारता है, जिस वजह से जो स्केलेटन सोल्जर होता है वो एक ही पंच में वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद जावेन को एक ड्रॉप मिली होती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि उसको पहले नंबर के स्केलेटन सोल्जर को मारते ही उसको एक स्किल स्टोन मिल गया। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा होता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि पहले ही स्केलेटन सोल्जर मारने पर उसे एक स्किल स्टोन मिल जाएगा। जिसके बाद जावेन सोचने लगता है कि सीरियसली उसे फर्स्ट टाइम स्केलेटन सोल्जर को मारने पर स्किल स्टोन इतनी आसानी से मिल गया। अब इसके बाद जावेन उस स्किल स्टोन को अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी जाने लगती है। जहाँ पर जावेन कहता है ये जो स्किल स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जब उसने पहला वाला स्किल स्टोन लिया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जो इस बार का स्किल स्टोन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसके साथ ही वो जिस स्किल का नाम पढ़ता है जहाँ पर उसे पता चलता है ये स्केलेटन पाम है, जो कि एक कंज्यूम विटैलिटी स्किल होती है। इसके साथ ही वो कहता है ये स्किल सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ये लो लेवल की स्किल है जो कि स्केलेटन के पास होती है। इसके बाद जावेन सोचने लगता है कि अगर वो इस एंशिएंट सिटी के डीपेस्ट पास्ट में जाए तो वहाँ पर उसे कुछ खास भी मिल सकता है। जिसके बाद अब वो अपनी लिटिल आंट को समन करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि चलो अब चलते हैं इस एंशिएंट सिटी के डीपेस्ट पार्ट में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने आंट पर बैठ जाता है और वहाँ से रफ्तार से निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी लिटिल आंट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही वो उसके डीपेस्ट पार्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी सारे स्केलेटन सोल्जर को देखते हैं जो कि जावेन के अवतार को देख लेते हैं। जिसके बाद वो सभी स्केलेटन सोल्जर जावेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही जावेन उनको एक एक करके ख़त्म करने लगता है और वो जिगजैग करते हुए वहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन सोल्जर को ख़त्म कर देता है। लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्केलेटन सोल्जर मारने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ खास नहीं मिला होता। जहाँ पर जावेन कहता है कि आखिर उसे कुछ क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब उसने फर्स्ट टाइम स्केलेटन सोल्जर को मारा था तभी उसको स्किल मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी वो एक चीज़ को नोटिस करता है और वो कहता है कि आखिर वो क्या है। इसके साथ ही उसकी नज़र सामने स्केलेटन सोल्जर के जनरल पे जाती है, जो कि एक घोड़े पर बैठा होता है, जिसे देखकर जावेन का अवतार भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जहाँ पर जैसे ही वो स्केलेटन जनरल जावेन के अवतार को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। इसके साथ ही वो जावेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अभी देखकर जावेन का अवतार वहाँ पर कुछ भी मूव कर पाता उससे पहले ही वो स्केलेटन जनरल जावेन के पास पहुँच चुका होता है। इसके साथ ही वो जावेन के अवतार को और उसकी लिटिल आंट पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों की दोनों ख़त्म हो चुके होते हैं। जहाँ पर जावेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता, उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो चुका होता है। जिसके बाद जावेन अपने फ़ोन को बंद करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो एंशिएंट सिटी के गेट पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उस गेट को देखने लगता है जहाँ पर प्रीफेक्चर लिखा होता है। जिसके बाद जावेन कहता है ये गेट तो बिल्कुल सेम टू सेम जो कि अभी उसने गेम खेली थी उसमें जैसा गेट था सेम उसी की तरह ये गेट लग रहा है।
इसके साथ ही जावेन कुछ और सोचने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे आवाज मारता है। तभी वो पीछे पलटकर देखता है कि आखिर कौन है। इसके साथ ही हम आजिन को देखते हैं जो कि उसके पीछे खड़ी होती है, जिसे देखकर जावेन भी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर आजिन यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले ही आजिन उसकी तरफ देखती है और अपने पंच को तैयार कर लेती है और उसकी तरफ मार देती है, लेकिन उसके पास ले जाते ही वहीं पर रोक देती है। ये देखकर जावेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और जावेन सोच रहा होता है कि आखिर आजिन यहाँ पर क्या कर रही है। तभी आजिन अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है और वो कहती है, अंकल ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। जिस पर जावेन सब कुछ समझ जाता है। अंकल का मतलब उसके फादर ने उसे ये देने के लिए कहा था। जहाँ पर जावेन कहता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर आजिन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी वो उसके फ़ोन की तरफ देखती है, जिसकी वजह से वो वापस से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि जो लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उनको रिसोर्सेज देना मतलब रिसोर्सेज को बर्बाद करने के बराबर है। जिसके बाद वो ये भी कहती है कि फ्यूचर में कभी किसी को ये मत कह देना कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम जैसा कचरा हमारी फैमिली में नहीं हो सकता। जिस पर जावेन सोचते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली का कोई हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन तब तक आजिन वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो उस पेन ड्राइव को देखने लगता है और वो सोचता है कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। अब वो सोच ही रहा था कि तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ मारता है। जब वो पलट कर देखता है और वो देखता है वहाँ पर ली जुयान आ चुका होता है और वो अपने दोस्तों के साथ आया होता है, जहाँ पर वो जावेन को अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद वो उन्हें ये भी बताता है इसका नाम जावेन है और इसे क्यूए टीचर ने इंट्रोड्यूस कराया है और ये हमारे साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है और तुम इसकी चिंता मत करो, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। अब ये सुनकर जावेन को भी थोड़ा अजीब लगा होता है। इसके साथ ही वो ओके कह देता है, जिस पर वो सोचने लगता है इससे तो मेरी एनर्जी बचेगी। इसके साथ ही अब हम रेड जैकेट वाले बंदे को देखते हैं जो कि ली जुयान से कहता है कि ब्रदर आप चिंता मत करो, इस छोटी मोटी जगह पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस छोटी मोटी जगह पर मेरे जितना पावरफुल भी कोई मिल सकता है। अब ये सुनकर ली जुयान ये बात अपने पर ले लेता है और उसको देखने लगता है, जिस पर ब्लैक टोपी वाला बंदा सामने आता है जिसका नाम जियांग बाओ होता है। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए। और वो ली जुयान को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, जहाँ पर जावेन समझ जाता है ये बस ली जुयान के एक टूल है जिसका वो यूज़ कर रहा है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहां पर वो लोग कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट प्लीज गेट पर आ जाएं। जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पर आने लगते हैं। तभी हम फैंग डियोक्सी को देखते हैं जहां पर वो अपनी एक टीममेट के साथ आ रही होती है। तभी वो जावेन को देखती है और काफी ज्यादा चौंक जाती है, जिस पर जावेन उसे थम्स अप करता है और वो कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर फैंग डियोक्सी वहां से जाते हुए कहती है अभी इसके लिए तुम्हें इसकी जरूरत है। जिसके बाद हमें एंशिएंट सिटी के गेट पर दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी सारी रोशनी निकल रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल सा खुलता है। तभी वहां पर एग्जामिनर आ जाता है और वो कहता है कि सही बच्चे तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। जहां पर एग्जामिनर कहता है कि इसके अंदर तुम्हें स्केलेटन सोल्जर मिलेंगे जिनको मारकर तुम्हें उनका कोर क्रिस्टल कलेक्ट करना है और उन्हीं के जरिए तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर हम जावेन को भी देखते हैं जो कि अंदर की तरफ घुस जाता है। अब वो जैसे ही अंदर पहुंचता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट इसके अंदर पहुंच चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे स्केलेटन सोल्जर आ जाते हैं जो एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जहां पर सभी पार्टिसिपेंट उन स्केलेटन सोल्जर को मारने लगते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। जहां पर हम जियांग बाओ को देखते हैं जो एक एक करके स्केलेटन सोल्जर को मार रहा होता है, जहां पर रेड जैकेट वाला बंदा भी आसानी से उन स्केलेटन सोल्जर को मार पा रहा होता है, जो देखकर जावेन कहता है कि लगता नहीं कि यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत है। जिस पर जावेन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अब जो मेरा डाउट है मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है जहाँ पर ली जुयान भी ये देख रहा होता है और वो कहता है ये अभी भी इस टाइम पर गेम खेल रहा है, क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो भी सकता है। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें जावेन को दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी गेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये सेम टू सेम वैसा ही है। जहां पर वो कहता है कि मैंने एंशिएंट सिटी की गेम खेली थी जिसका गेट सेम टू सेम था, यहाँ तक कि उसके अंदर की जो सभी चीजें बिल्डिंग्स वगैरह है वो सब कुछ भी सेम टू सेम है।
इसका मतलब ये है कि जो फोन के अंदर डंजन थी वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर ज़ाओ वैन का डाउट क्लियर हो चुका होता है। अब इसके बाद ज़ाओ वैन को याद आता है कि इस डंजन के अंदर एक स्केलेटन जनरल है जिसने उसके अवतार को आसानी से फिनिश कर दिया था। इसके बाद ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि स्केलेटन जनरल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसे वो लोग नहीं हरा सकते। इसके साथ ही वो अपने गेम के अंदर मैप को ओपन करता है जिससे वो स्केलेटन जनरल की पोजीशन को पता लगा सके, जहाँ पर वो देखता है कि स्केलेटन जनरल काफ़ी ज़्यादा दूर है और वैसे भी वो स्केलेटन जनरल हमारे एग्जाम एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद उसे कोई आवाज़ मारता है जहाँ पर ज़ाओ वैन पहुँच जाता है। तभी ली ज़ुयान की पूरी टीम की ली ज़ुयान से बोलती है कि हमें और भी ज़्यादा डीपेस्ट एरिया में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा कम है और उनको मारकर उनके पास इतने पॉइंट नहीं होंगे जिससे वो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ सके। तभी रेड जैकेट वाला बंदा आगे आता है और ली ज़ुयान से कहता है कि हमें अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे स्केलेटन मिल सकते हैं जिनको मारकर इनफ पॉइंट मिल जाएंगे जिससे वो लोग फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकते हैं। जिस पर ज़ाओ वैन इसके लिए मना करता है और वो ली ज़ुयान से कहता है कि आगे और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिस पर रेड जैकेट वाला बंदा कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। जिसके बाद वो ली ज़ुयान से कहता है कि हमें आगे चलना चाहिए जहाँ पर उन्हें और भी स्केलेटन सोल्जर मिल जाएंगे क्योंकि अभी उनके पास जितने पॉइंट है वो उनसे फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकते, इसके लिए उन्हें और भी पॉइंट की ज़रूरत होगी। इस पर जियांग बाओ भी रेड जैकेट वाले बंदे की बात पर एग्री होता है जिस पर ली ज़ुयान भी ज़ाओ वैन से अंदर जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ पर मैं और जियांग बाओ भी होंगे तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर ज़ाओ वैन सोचने लगता है कि अंदर एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि हमें मारने का वेट कर रहा है, मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ कि अंदर कितना ज़्यादा खतरा है। फिर ज़ाओ वैन ये भी सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उस स्केलेटन जनरल को मारने का तरीका ढूंढना ही होगा वरना हम सब आज मारे जाएंगे। जिसके बाद अब वो लोग उस डंजन के डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाने लगते हैं जहां ज़ाओ वैन सोचता है कि अगर वो स्केलेटन जनरल को नहीं मार पाया तो वो ली ज़ुयान को लेकर वहां से भाग जाएगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं तभी उन लोगों को स्केलेटन सोल्जर दिख जाते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर रश करने के लिए तेजी से दौड़ने लगते हैं जहाँ पर जियांग बाओ एक स्केलेटन सोल्जर के सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रेड जैकेट बंदा भी स्केलेटन सोल्जर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो रेड जैकेट वाला बंदा स्केलेटन सोल्जर के मुंह पे लात मारता है और वहीं पर उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ जियांग बाओ भी अपने एक पंच में ही स्केलेटन सोल्जर को मारे जा रहा होता है। इसके बाद हमें ज़ाओ वैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन को निकाल लेता है और उसी गेम को ट्राई करने लगता है जिससे वो स्केलेटन जनरल को मारने का कोई तरीका सोच सके। लेकिन जब भी वो स्केलेटन जनरल से फाइट करता है वो तुरंत के तुरंत मारा जाता है जहाँ पर ज़ाओ वैन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो बार बार स्केलेटन जनरल के द्वारा मारे जा रहा होता है जिस वजह से उसका गेम ओवर हो रहा होता है। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी स्केलेटन जनरल किसी को स्टैप करता है तभी वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है, उससे पहले वो अपनी स्पीड का यूज़ नहीं करता। मतलब यही उसकी एक कमज़ोरी है, यही उसकी विटेलिटी स्किल की एक वीकनेस है। इसके बाद ज़ाओ वैन देखता है एक स्केलेटन उसके पास आके गिरता है। तभी हम रेड जैकेट वाले बंदे को देखते हैं जिसने एक स्केलेटन को मार दिया होता है और उसके अंदर से एक रेड को क्रिस्टल निकला होता है जिसे देखकर वो उसे उठा लेता है। जिसके बाद वो ली ज़ुयान को आवाज़ मारता है और उसको वो क्रिस्टल दे देता है जिस पर ली ज़ुयान कहता है कि नॉट बैड, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि ली ज़ुयान के पास आता है और वो उससे कहता है कि उनके पास काफ़ी सारे क्रिस्टल हो चुके हैं जिससे वो फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हैं, तो अब उन्हें और भी ज़्यादा डीपेस्ट पास्ट में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद वो रेड जैकेट वाला बंदा कहता है कि अभी उनके पास इतने पॉइंट नहीं हुए हैं और वैसे भी तुम तो यहाँ पर काम भी नहीं कर रहे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जिसके बाद जियांग बाओ उससे कहता है कि हमें थोड़ी और अंदर जाना चाहिए जहाँ पर वो स्केलेटन सोल्जर को मार पाएंगे जिससे गारंटेड हो जाएगा उनका फर्स्ट प्लेस पर आना। जिसके बाद ली ज़ुयान भी अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वो देखने लगता है जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी लेवल का मॉन्स्टर नहीं है तो उन्हें थोड़ी अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद ज़ाओ वैन उसे रोकता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या सिक्स सेंस पे यकीन है। जिस पर ली ज़ुयान कहता है क्या सिक्स सेंस, जिस पर ज़ाओ वैन कहता है हाँ, जब भी कोई खतरा होता है तो मेरा सिक्स सेंस मुझे बता देता है कि आगे खतरा है और इस टाइम पर मेरा सिक्स सेंस ऐसा बता रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा है। जिस पर वो रेड जैकेट वाला बंदा कहता है कि अब ये तुम मान ही लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि सिक्स सेंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और ये फालतू की कहानी बनाकर तुम्हारा दिमाग ही ख़राब कर रहे हो। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे भी ली ज़ुयान तुम्हें हमारे साथ इसलिए लेकर आए हैं कि फ्यूचर में तुम सर उठा के चल सको, और मान लो अगर हम तुम्हारे कहने पर ना जाए और फर्स्ट प्लेस पर ना आए तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो।
पर जाओ वैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये एंशिएंट सिटी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है और वैसे भी कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता, क्या पता आगे कितना ज्यादा बड़ा खतरा हो। और वैसे भी उनके पास इतने पॉइंट तो हैं जिससे वो फर्स्ट या सेकंड रैंक पर आ सके, तो आगे जाकर अपनी लाइफ को खतरे में डालने से अच्छा है कि हम यहीं पर रहें। जिसके बाद ली जियांग सोचने लगता है और वो कहता है कि हाँ तुमने एक सेंसिबल बात कही, लेकिन तभी ली जियांग के पीछे से कोई खंजर से अटैक कर देता है और वो ली जियांग को घायल कर देता है। ये देखकर ली जियांग को भी कुछ समझ में नहीं आया होता कि आखिर उसके पीछे अटैक किसने किया। इसके बाद हम जियांग बाओ को देखते हैं जिसने इस अटैक को किया होता है, जो कि कहता है तो मैं इसी जगह मारना अब सही रहेगा। यहाँ पर रेड जैकेट वाला बंदा कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी जियांग बाओ उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रेड जैकेट वाला बंदा भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिस पर जियांग बाओ कहता है कि मेरे बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। जिसके बाद हमें ली जियान को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा होगा। इसके बाद ली जियान इन्फिनिटी कंटेंट डिवाइन आर्ट का यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर लेता है। जिस पर जियांग बाओ कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ली फैमिली का थर्ड बेटा, जो कि हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है, उसने ऐसी टेक्निक को यूज किया होगा जिसके लिए वर्जिन रहना जरूरी होता है। जिसके बाद हमें इन्फिनिटी कंटेंट स्किल के बाद में बताया जाता है ये स्किल काफी ज्यादा स्पेशल होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे लेजेंडरी से मिथिकल लेवल पे पहुंचना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें वर्जिन रहना जरूरी होता है। जिसके बाद हम जाओ वैन को देखते हैं जो कि इसी स्किल के बारे में हमें बताता है कि अगर ये स्किल कोई मास्टर करता है तो उसे वर्जिन रहना जरूरी होता है। जिस दिन वो वर्जिनिटी अपनी लूज करता है तो उसने जितनी भी मेहनत की होती है वो सारी बर्बाद होती है। जहाँ पर जावन ये भी सोचता है कि ली जियान जैसा लड़का जो कि हमेशा लड़कियों से आगे पीछे से घेरा होता है, वो ऐसी स्किल को भी मास्टर कर सकता है। जिसके बाद हमें रेड जैकेट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियांग बाओ को गाली देते हुए कहता है कि हमें नहीं लगा था कि तुम ली जियान के भाई से मिले होंगे। इसके बाद ली जियान कहता है कि मैं कभी भी अपने बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिस पर जियांग बाओ उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारे मास्टर से नहीं जीत सकते। जिसके बाद जियांग बाओ अपने ड्रैगन में काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। इसके साथ ही वो ली जियान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ ली जियान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हमें रेड जैकेट वाले बंदे और जाओ वैन को दिखाया जाता है जो कि एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हमें जियांग बाओ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने लेजेंडरी स्नेक को निकाल लिया होता है, जहाँ पर रेड जैकेट वाला बंदा कहता है ये तो एक्सप्लोजिव लेजेंडरी स्नेक है। जिसके बाद वो ये भी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, मॉर्टल लेवल स्टेज वाले पर्सन के पास एक लेजेंडरी लेवल का बीस्ट कैसे हो सकता है। जिसके बाद ली जियान बताता है कि एक मॉर्टल लेवल के एग को किसी लेजेंडरी लेवल के पर्सन से हैच करवाया जाए और उसको अपने आप में ट्रांसफर करवा लें तो वो भी एक लेजेंडरी लेवल के बीस्ट को रख सकते हैं, जिससे उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद जियांग बाओ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जैसा कि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा था कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तो इसके लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। इसके बाद जियांग बाओ उसकी तरफ अपना पावरफुल अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ ली जियान भी देख रहा होता है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसके साथ ही वो अपने बेयर हैंड से उसके अटैक को वहीं पर रोक लेता है। अब ये देखकर जियांग बाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया। जिसके बाद हमें ली जियान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसने भी अपने लेजेंडरी लेवल के कंपेनियन बीस्ट के पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ली जियान के सही पर आर्मर आने लगता है, जिसके साथ ही ली जियान अपनी पावर को अनलिस्ट करता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ वहां से उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद जियांग बाओ उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी लेवल का एक कंपेनियन बीस्ट है, मतलब तुमने भी इसको गलत तरीके से ऑब्टेन किया होगा। जिसके बाद ली जियान अपने पूरे आर्मर को निकाल लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी तरह इतने गंदे तरीके से अपने लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को ऑब्टेन नहीं किया। यहाँ पर ली जियान को ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद जियांग बाओ कपकपाते हुए वहां से उठ जाता है और वहां से तेजी से भागने लगता है, जिससे वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद ली जियान कहता है तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन तुमने मुझसे परमिशन ली। अब ये बोलकर ली जियान भी जियांग बाओ के पीछे भागने लगता है, जिससे वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। जिस पर जाओ वैन भी उसे जाते हुए देखता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे दौड़ने लगता है और वो ली जियान को रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वहां पर ली जियान काफी आगे तक निकल चुका होता है। जिस पर अब जाओ वैन भी वहां पर रुक जाता है और वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिस पर रेड जैकेट वाला बंदा उससे कहता है कि आखिर तुम रुक क्यों गए, तुम जाओ उनका पीछा करो और ली जियान की मदद करो। जिस पर जाओ वैन कहता है कि पहले तुम जाओ तभी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा।
जिसके बाद वो रेड जैकेट वाला बंदा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खांसते हुए आगे जाने लगता है और वो कहता है कि ली जुयान तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे थे लेकिन तुम उसके लायक नहीं। इसके साथ ही वहां से निकल चुका होता है, जहां पर जाओ वैन सोच रहा होता है कि अगर मैं आगे निकल भी जाता तो भी मैं ली जुयान की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि ली जुयान और जियांग बाओ के पास दोनों के पास एक लेजेंडरी लेवल का बीस्ट है, जबकि उसके पास नहीं, तो वो उन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जिससे वो क्या कोई भी नहीं बच पाएगा। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा ली जुयान अपने लेजेंडरी बीस्ट की पावर का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर एक आर्मर आ जाता है जिसमें से काफ़ी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है। अब ये देखकर जियांग बाओ भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और उसका शरीर भी कांपने लगता है, लेकिन वह फिर भी वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगता है जिससे वो ली जुयान से अपनी जान बचा सकें। लेकिन तभी हम ली जुयान को देखते हैं जो उससे कहता है कि तुम मेरी बिना परमिशन से यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहकर वो भी ली जुयान के पीछे उसे मारने के लिए जाने लगता है। अब जाओ वैन उसे जाते हुए देखता है, लेकिन फिर वो ली जुयान को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और उसको रोकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वहाँ तक जाओ वैन की आवाज़ नहीं जा रही होती क्योंकि ली जुयान उससे काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका होता है। जिसके बाद वो कहता है कि डैम इट, अब मैं क्या करूँ। इसके साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है, जिस पर वो रेड जैकेट वाला बंदा जाओ वैन से कहता है कि आखिर तुम क्यों रुक गए, जल्दी से जाओ और ली जुयान की मदद करो। जिस पर जाओ वैन कहता है कि तुम जाओ पहले, उसके बाद मैं आता हूँ। जिस पर वो रेड जैकेट वाला बंदा जाओ वैन से कहता है कि आखिर तुम कैसे पर्सन हो, ली जुयान ने तुम्हारी इतनी मदद की लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो, तुम उनकी मदद भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिस पर जाओ वैन मन ही मन सोचता है कि तुम्हें क्या पता कि आगे कितना बड़ा खतरा है, अगर मैं जाऊँ तो भी मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मैं जल्दी उस गेम में स्केलेटन जनरल को मारने के काबिल हो जाऊं तो मैं उससे बचा पाऊंगा। इसके साथ ही हम जाओ वैन को गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां स्केलेटन जनरल जैसे ही जाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जाओ वैन का अवतार उसे आसानी से डॉज कर लेता है। इतना ही नहीं, वो उसके सारे अटैक को आसानी से डॉज करने लगता है क्योंकि वो स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न को समझ चुका होता है। लेकिन तभी रियल लाइफ में जाओ वैन को स्केलेटन जनरल का ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि स्केलेटन जनरल उसके आसपास है। जिसके बाद हमें जाओ वैन को आगे जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी तबाही को देखता है जिसे ली जुयान और जियांग बाओ ने मचाई होती है। जिस तबाही को देखकर जाओ वैन समझ जाता है कि ली जुयान और जियांग बाओ वो इधर ही आसपास हो सकते हैं। इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र ली जुयान पर जाती है, जहाँ पर वो रेड जैकेट वाला बंदा भी खड़ा होता है, जहाँ पर जाओ वैन उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। जिस पर रेड जैकेट वाला बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ पर आने में। लेकिन तभी ली जुयान जाओ वैन से कहता है यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही हमें उसके सामने स्केलेटन जनरल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट कर रहा होता है। ये देखकर जाओ वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि गेम के अंदर स्केलेटन जनरल कैसा दिखता था और रियल लाइफ में स्केलेटन जनरल कितना ज़्यादा डरावना दिख रहा है। इसके साथ ही उसकी नज़र स्केलेटन जनरल के बगल में जियांग बाओ पे पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर स्केलेटन जनरल जियांग बाओ के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके आर्मर पर जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगता है अब ये मत कहना कि जो वो आर्मर पहना है वो भी एक लेजेंडरी आर्मर है। और वह सोचने लगता है कि सच में ये अमीर लोग काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। जिसके बाद जाओ वैन ली जुयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सच में मुझे लगता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। जिस पर ली जुयान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब इसके साथ ही स्केलेटन जनरल अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगता है। इसके साथ ही वो ली जुयान के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। अब ये देखकर ली जुयान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्केलेटन जनरल के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसने काफ़ी बड़ी शील्ड बना ली होती है।
लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन जनरल का अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ली जुयान की सील पर दरार आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो सील टूट जाती है, जिसके प्रेशर से रेड जैकेट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, जबकि ज़ाओ वैन ने अपने आप को संभाल लिया होता है। इसके साथ ही वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रेड जैकेट वाला बंदा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर ली जुयान की मदद करो। दूसरी तरफ हमें ली जुयान को दिखाया जाता है जिसने उस स्केलेटन जनरल के अटैक को अपने हाथों से रोक रखा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ली जुयान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है स्केलेटन जनरल के अटैक को रोकने में, क्योंकि उसका अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ ही जियांग बाओ ली जुयान के पीछे अचानक से ही अटैक कर देता है। ये देखकर ली जुयान उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है, जिस वजह से वो पीछे झटक जाता है। जहाँ पर ली जुयान सोचने लगता है कि आखिर वो स्केलेटन जनरल और जियांग बाओ को एक साथ कैसे हैंडल करें। दूसरी तरफ हम जियांग बाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके साथ ही वो ली जुयान के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पर ली जुयान उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने रही होती है, यहाँ तक कि उसके आर्मर पर क्रैक आ चुका होता है। जहाँ पर ज़ाओ वैन भी ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ली जुयान जल्दी मारा जाएगा। इसके साथ ही वो ली जुयान से कहता है कि मैं तुम्हारी स्केलेटन जनरल को मारने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम्हें जियांग बाओ को हराने में कितना टाइम लगेगा। जिस पर ली जुयान कहता है कि मुझे बस 2 मिनट चाहिए। इसके साथ ही वो जियांग बाओ के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर ली जुयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम जियांग बाओ को हरा दो। इसके साथ ही हम ली जुयान को देखते हैं जो कि जियांग बाओ से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर जियांग बाओ सोच रहा होता है कि एक मॉर्टल लेवल का बंदा स्केलेटन जनरल को रोकने चला है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि अपनी टी शर्ट को उतार लेता है और वो स्केलेटन जनरल से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने उससे काफ़ी बार फाइट कर रखी होती है, तो इसे अंदाज़ा तो होता है कि स्केलेटन जनरल किस तरीके से अटैक करेगा, तो वो उसे 2 मिनट तक तो संभाल ही सकता है। इतना कहने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है। दूसरी तरफ हम स्केलेटन जनरल को देखते हैं जो ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ज़ाओ वैन उसके अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। इसके साथ ही वो स्केलेटन जनरल को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो उसके ऊपर अटैक कर सके। अब ये देखकर स्केलेटन जनरल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो ज़ाओ वैन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो अपने पूरे प्रेशर को अनलिस्ट कर देता है। इसके साथ ही वो ज़ाओ वैन के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन ज़ाओ वैन अपनी रफ्तार से उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जहाँ वो सोच रहा होता है कि स्केलेटन जनरल जितना गेम में परफेक्ट अटैक करता था वो इतना रियल लाइफ में नहीं करता, इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है उससे फाइट करने में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन जनरल उसके सामने पहुंच चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब ये देखकर ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि स्केलेटन जनरल ने उसके अटैक को उसके गोटे के बीच में किया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि अगर उसने ये अटैक को ढंग से डॉज नहीं किया होता तो इसकी आगे वाली जनरेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती। अब इसके साथ ही स्केलेटन जनरल उसके ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन ज़ाओ वैन उस अटैक को भी सही समय पर डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, जिससे वो उसके ऊपर एक परफेक्ट ब्लो दे सके, जिससे वो स्केलेटन जनरल को थोड़ा बहुत हार्म कर सके। तभी हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि एक अजीब मूव देखता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को नीचे रखता है और वो स्केलेटन जनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तबकि दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी स्केलेटन जनरल उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसे ज़ाओ वैन बार बार डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से ज़ाओ वैन अपने पंच का यूज़ करता है और वो उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है, जिससे उसे कोई भी चोट ना पहुँचे। इसके साथ ही वो परफेक्टली उस अटैक को रोक लेता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन कहता है कि मैं बाल बाल बचा, वरना मैं आज यहीं पर मर जाता। इसके साथ ही हम स्केलेटन जनरल को देखते हैं जिसके सामने ज़ाओ वैन एकदम ठीक ठाक खड़ा होता है। ये देखकर रेड जैकेट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है,
आखिर ज़ाओ वैन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? बिना किसी कंपनी बीस्ट की हेल्प से वो स्केलेटन जनरल को कैसे रोक सकता है? दूसरी तरफ जियांग बाओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ज़ाओ वैन के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई, जबकि स्केलेटन जनरल ने उसके ऊपर कितने ज्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक किए थे। जिस पर ली जुयान कहता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो तो मुझ पर ध्यान दो। इतना कहकर ली जुयान उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ काफी दूर जाके गिरता है, जहाँ पर जियांग बाओ अपने आप को संभाल लेता है। जिस पर जियांग बाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि देखते हैं पहले कौन मरता है, पहले मैं मरता हूँ तुमसे या फिर ज़ाओ वैन मरता है स्केलेटन जनरल से। इसके साथ ही ली जुयान जियांग बाओ के ऊपर एक और पावरफुल अटैक करता है और वो कहता है कि मुझे वापस से 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन में नहीं फंसना, मुझे जल्दी से इस जियांग बाओ को ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही हम जियांग बाओ को देखते हैं जो कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। अब वो इतना कहता ही है कि तभी ली जुयान का एक पावरफुल अटैक जियांग बाओ के आ लगता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ की भी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर जियांग बाओ अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है, यहाँ तक कि उसके आर्मर पे भी क्रैक आ चुका होता है। तभी जियांग बाओ अपने एक वेपन को निकाल लेता है और अपनी कंपेनियन बीस्ट की पावर का यूज़ करने लगता है, जिससे वो ली जुयान के अटैक को रोक सके। इसके साथ ही हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो अपने डैगर के साथ ली जुयान के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन अचानक से ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर ली जुयान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम जियांग बाओ को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए ज़ाओ वैन के पीछे आ चुका होता है, जिससे वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। अब ये देखकर ली जियान भी समझ जाता है कि जियांग बाओ कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ जियांग बाओ पीछे से ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल ने भी ज़ाओ वैन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है। इधर हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि उन दोनों अटैक को बीच में होता है, लेकिन वो सही समय पर दोनों के अटैक को ही काउंटर कर लेता है। इसके साथ ही वो उन दोनों के अटैक को डॉज भी कर लेता है। तभी वो अपने पंच को बनाता है और वो जियांग बाओ की तरफ जाने लगता है। इसके साथ ही वो उसके आर्मर पे उस पंच को मार देता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ का आर्मर वहीं पर टूट जाता है। ये देखकर जियांग बाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ वैन ने अपने कंपेनियन बीस्ट की पावर का यूज़ किया होता है। उसे ये उम्मीद नहीं होती कि ज़ाओ वैन के पास भी कोई कंपेनियन बीस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल को देखते हैं जो कि जियांग बाओ को देख लेता है और आर्मर टूटने की वजह से वो भी इसका एक ट्रेटर बन जाता है। इसके साथ ही स्केलेटन जनरल अपनी स्वॉर्ड को बनाता है और वो जियांग बाओ के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से जियांग बाओ वहीं पर मारा जाता है। अब वहाँ पर जियांग बाओ के मरने की वजह से जियांग बाओ को जो कंपेनियन बीस्ट होता है वो जियांग बाओ से अलग होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग बाओ का कंपेनियन बीस्ट जियांग बाओ के बाहर आ चुका होता है। इसके साथ ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी जान बचा सके, लेकिन तभी वहाँ पर ली जुयान आकर उस कंपेनियन बीस्ट को वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें स्केलेटन जनरल को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फायर निकल रही होती है। ये देखकर ज़ाओ वैन और ली जुयान काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी स्केलेटन जनरल की एक आंख को देखते हैं जो पूरी तरीके से रेड हो जाती है, जिसे देखने के बाद ली जुयान समझ जाता है कि वो इसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर ज़ाओ वैन के भी अब पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जो स्केलेटन जनरल होता है वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्केलेटन जनरल से काफ़ी ज़्यादा ब्लू फायर निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद ज़ाओ वैन समझ जाता है ये अपने उसी अटैक को करने वाला है। इसके साथ ही हम स्केलेटन जनरल को देखते हैं जो कि उनके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल चाउटिक अटैक करता है, जो कि ज़ाओ वैन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सही समय पर ज़ाओ वैन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। जहां पर वो समझ जाता है कि वो इसके अटैक को इतनी आसानी से नहीं रोक पाएगा, जहां पर वो अपने हाथों का यूज़ कर रहा होता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि उसके पास अभी कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि ली जुयान उसके सामने आ जाता है और वो अपने हाथ से उसके अटैक को वहाँ पर रोक लेता है, लेकिन इसकी वजह से जो ली जुयान का ब्लैक आर्मर होता है उसके हाथ का शेप का वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ये देखने के बाद ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो समझ जाता है कि वो स्केलेटन जनरल से ऐसे फाइट करते रहे तो वो जल्द ही मारे जाएंगे। दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है।
तभी हम जिस पर ली जुयान कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम ऊपर से एक काफ़ी पावरफुल अटैक करना, जिस पर ज़ाओ वैन उसे ओके कहता है। दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ाओ वैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ तक कि ली जुयान ने भी उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। तभी ली जुयान उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे वो उसका ध्यान ज़ाओ वैन से हटा सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली जुयान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसका जो आर्मर होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, जहाँ पर वो स्केलेटन जनरल के अटैक को भी रोक नहीं पा रहा होता। इसके साथ ही हम ज़ाओ वैन को देखते हैं जो कि उसके पीछे से ही स्केलेटन जनरल के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जहाँ पर ली जुयान भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन तभी स्केलेटन जनरल उस धुएं से बाहर निकल के आता है जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद ज़ाओ वैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इस स्केलेटन जनरल को एक भी खरोच नहीं आई, आखिर वो इसे कैसे ख़त्म करें। दूसरी तरफ स्केलेटन जनरल एक काफ़ी पावरफुल अटैक वापस से ज़ाओ वैन की तरफ करता है, जिसे ली जुयान सही समय पर आकर रोक लेता है। तभी ज़ाओ वैन स्केलेटन जनरल के फेस को नोटिस करता है और वो कहता है कि इसके फेस पर एक स्कार है, मुझे लगता है कि यही इसकी कमज़ोरी हो सकती है। इसके साथ ही स्केलेटन जनरल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ज़ाओ वैन ली जुयान से कहता है कि मुझे लगता है कि जो उसके फेस पर स्कार है वही उसकी कमज़ोरी है। ये सुनने के बाद ली जुयान भी इसके स्कार की तरफ देखता है और वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ली जुयान और ज़ाओ वैन एक प्लान बनाते हैं। इसके साथ ही ली जुयान ज़ाओ वैन को हवा में उछाल देता है। हम देखते हैं कि ली जुयान इसके साथ ही स्केलेटन जनरल के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, जिससे सारा ध्यान स्केलेटन जनरल का ली जुयान के ऊपर हो, जहाँ पर उसने स्केलेटन जनरल को एक काफ़ी पावरफुल अटैक मारा होता है, जिसकी वजह से स्केलेटन जनरल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ली जुयान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान ज़ाओ वैन की तरफ चला जाता है और वो अपने वेपन को निकाल कर ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ ली जुयान को देखते हैं जो कि स्केलेटन जनरल के पैर पर पैर मारता है और उसके बैलेंस को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन क्रैक हो जाती है और स्केलेटन जनरल बैलेंस लेस हो जाता है, जिसका फ़ायदा ज़ाओ वैन उठाता है। जहाँ पर वो अपनी फिस्ट में काफ़ी ज़्यादा पावर इकट्ठा करके स्केलेटन जनरल की उसी स्कार पर दे मारता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि स्केलेटन जनरल की खोपड़े पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये देखकर ज़ाओ वैन स्माइल करने लगता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने कर लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने स्केलेटन जनरल की पूरी खोपड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, जहाँ पर स्केलेटन जनरल ख़त्म हो चुका होता है। अब स्केलेटन जनरल के ख़त्म होने की वजह से वहाँ पर कंपेनियन पीस स्केलेटन जनरल का एक एग आ चुका होता है, जिसे देखकर ज़ाओ वैन उसे उठा लेता है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी लेवल के बीस्ट का एग होता है जिसे वो काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम ली जुयान को देखते हैं जो कि इसके पीछे आ जाता है और वो भी इस एग को देखने लगता है, लेकिन वो ज़ाओ वैन से कुछ नहीं कहता और वो वापस से पलट कर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर ज़ाओ वैन कहता है क्या तुम इस एग को नहीं लेने वाले, जिस पर ली जुयान कहता है कि मुझे इस एग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। और वैसे भी तुम्ही ने मुझे स्केलेटन जनरल की कमज़ोरी के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, तुम्ही ने असल में स्केलेटन जनरल को ख़त्म किया था। तुम वैसे भी इस एग को रख सकते हो। अब ये सुनकर जो ज़ाओ वैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मुझे एक लेजेंडरी लेवल का बीस्ट फाइनली मिल गया, जिस पर ली जुयान उससे कहता है कि तुम लेजेंडरी लेवल के बीस्ट को इस तरीके से हैच नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हें पता है ये स्केलेटन जनरल का एग है, जिस पर ज़ाओ वैन सोचने लगता है कि आखिर वो इस एग को कैसे हैच करें। इसके साथ ही ली जुयान की नज़र उसके कंपनी बीस्ट के हैंड ग्लव पर जाती है, जहां वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने कंपनी बीस्ट को किस तरीके से हासिल किया, क्या तुमने भी जियांग बाओ के मेथड को अपनाया था। जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ज़ाओ वैन की तरफ देख रहा होता है, जहां पर ज़ाओ वैन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी ये एक ऑर्डिनरी लेवल का बीस्ट है। अब ये सुनकर ली जुयान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि लेजेंडरी लेवल का जो कंपेनियन बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डिनरी लेवल का जो कंपेनियन बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है,
क्योंकि वो लेजेंडरी लेवल के बीस्ट को सरपास कर सकता है, लेकिन लेजेंडरी लेवल का जो बीस्ट होता है वो कभी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑर्डिनरी लेवल का ऑर्डिनरी मतलब नहीं है, इसका मतलब ऑर्डिनरी सिम्बियोटिक एग हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। अब ये बात पता चलने के बाद जो लिजियन होता है वो ज़ावेन से काफ़ी ज़्यादा जलने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसके पास ये बीस्ट कहाँ से आया, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता। तभी ज़ावेन लिजियन से पूछता है कि आखिर इस बॉडी का आप क्या करें, जिस पर लिजियन उससे कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इन सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। जिस पर ज़ावेन फिर से कुछ सोचने लगता है, जिस पर लिजियन उससे कहता है रिलैक्स ब्रदर, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। इसके साथ ही वो कहता है कि तू किस भी कॉलेज में जाना चाहता है मुझे बता दे, मैं उसमें तेरा एडमिशन करवा दूंगा और उसमें तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रेड जैकेट वाला बंदे को ज़ावेन बाहर ले आता है, जहाँ पर लिजियन भी बाहर आ चुका होता है और वो बाहर आकर अपने टीचर को सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पर ज़ावेन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके साथ ही लिजियन अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वह ज़ावेन से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके साथ ही सीन कट होता है और हमें ज़ावेन को एक बस में दिखाया जाता है, जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है। इसके साथ ही उसकी बस एक स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर ज़ावेन उतर जाता है और वो कहता है कि आज कितनी ठंड लग रही है, सच में आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो चलते चलते एक पर्सन से टकरा जाता है, जहाँ पर ज़ावेन को लगता है ये कोई लाश है। इसे देखकर ज़ावेन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसके साथ ही हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिजुयन और ज़ाओवेन ने स्केलेटन जनरल को मार दिया होता है, जिसके बाद स्केलेटन जनरल का एग वहाँ पर रिपेयर होता है, जिसे देखकर ज़ाओवेन उसे उठा लेता है। जहाँ पर लिजुयन कहता है कि मुझे इस एग की ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकते हो। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है लिजुयन ये सारी बातें अपने टीचर को बता देता है, जिसके बाद टीचर कहता है कि मैं इस मैटर को संभाल लूँगा। इसके साथ ही ज़ाओवेन को लिजुयन बाय करता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर ज़ाओवेन भी अपनी एक बस पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही वो एक जगह पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उतर जाता है और वो कहता है सच में आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आज ठंड ही है या फिर मेरे को कोई बीमारी लग चुकी है। इसके साथ ही वो चलते चलते एक पर्सन से टकरा जाता है। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है ये असल में ये कोई डेड बॉडी है, लेकिन तभी वो देखता है ये पर्सन तो झेल रहा है, मतलब ये जिंदा है। इसके साथ ही ज़ाओवेन उसको उठाता है और एक सीट पर बैठा देता है और वो उनसे पूछता है क्या आप ठीक है सर। जिस पर वो पर्सन कहता है हाँ मैं बिल्कुल फाइन हूँ बच्चे, तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और कहता है कि असल में मैं यहाँ पर सो रहा था, इस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, तो मुझे तुम्हें डराने के लिए माफ़ करना। जिस पर ज़ाओवेन कहता है कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही ज़ाओवेन वहाँ से उठ के जाने लगता है। इस पर वो पर्सन उसे रोकता है और वो कहता है बच्चे एक सेकंड रुकेगा क्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जहाँ पर ज़ाओवेन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। जहाँ पर उस बुड्ढे की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो खांस रहा होता है। अब ये देखकर ज़ाओवेन कुछ नहीं कर पाता और वो भी थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाता है और ज़ाओवेन कहता है कि पूछिए आपको मुझसे क्या पूछना था। जिसके बाद वो बुढ़ा बोलता है आखिर तुम्हें लड़कियां कैसी पसंद हैं, बड़े बूब वाली या छोटे बूब वाली। अब ऐसे क्वेश्चन को सुनकर ज़ाओवेन का भी मुंह हमारे जैसा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसा क्वेश्चन है। इसके साथ ही वो इमेजिन करने लगता है बड़े बूब वाली लड़की और छोटे बूब वाली लड़की को। इसके साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा ठरकी होता है, तो वो बोल देता है कि मुझे छोटे बूब वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है बच्चे तो बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे भी छोटे बूब वाली लड़के काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब मेरा मानना वैसे भी ये है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें ही बड़े बूब वाली लड़के काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन लड़के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल मेरी तरह है। इसके साथ ही ज़ावेन सोचने लगता है मैंने तो छोटे बूब वाली लड़की इसलिए कहा क्योंकि बड़े बूब वाली लड़कियों का जो बैलेंस होता है वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, जो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होती हैं और वो जो काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू होती हैं। अब ये क्वेश्चन सुनकर ज़ावेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की को नहीं चुनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू हो और कोई भी ऐसी लड़की को नहीं चुनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मासूम और जेंटल हो। जहाँ पर अब ज़ावेन सोचने लगता है मैं तो घर पे जाके एक अच्छा सा बात लेना चाहता था, आखिर मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया। और उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है यहाँ पर रुकने का। जिस पर ज़ावेन सोचते हुए एक जवाब दे देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, ऐसे करके वो लड़की का
बारे में बताने लगता है। अब ये सुनकर वो ओल्ड मैन पहले तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इसके साथ ही वो उसे चमकती हुई आंखों से देखने लगता है और वो कहता है कि तुमने एकदम सही जवाब दिया। मैं भी अक्सर ऐसे ही लड़कियों को पसंद करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जेंटल वाली लड़कियाँ भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती और जो लड़ाकू होती हैं वो तो पता ही है कैसी होती हैं। अब जाओ वैन उस ओल्ड मैन की बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो कहता है कि बस करो। जिसके बाद वो आज इनके बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी लड़की को पसंद करेगा। तभी वो बुढ़ा कहता है कि सच में तुम्हारे लड़कियों को लेकर काफ़ी अच्छा टेस्ट है और इस वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। इसके साथ ही वो उस बुढ़े से पूछता है कि आखिर आप कहाँ पर रहते हैं, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। अब इस पर वो बुढ़ा जावेन को एक काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लुक देने लगता है और वो जावेन का कोई भी आंसर नहीं देता। इसके साथ ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालने लगता है, जहाँ पर जावेन सोच रहा होता है कि आखिर अब ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो बुढ़ा अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसलिए तुम इस क्यू स्पेल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, जिससे तुम्हें काफ़ी सारी लड़कियाँ पसंद करेंगी। अब ये सुनने के बाद जावेन को यकीन नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि क्यू स्पेल काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और वो कुछ ही लोगों के पास होता है और ये एक तरह की टेक्निक होती है जो कि मास्टर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जिसके बाद वो बुढ़ा कहता है कि अगर तुमने इस स्पेल को मास्टर कर लिया तो तुम किसी भी लड़की को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन इधर जावेन को लग रहा होता है कि ये बुढ़ा लड़कियों को फंसाने वाला कोई स्पेल उसे दे रहा है, जिस पर जावेन उसे कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो आप इसे रख सकते हो और वैसे भी मैं एक क्यू स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद वो बुढ़ा कहता है कि बेटर मेडिटेशन स्पेल इस स्पेल के सामने कुछ भी नहीं है। असल में तुम जो स्पेल का यूज़ कर रहे हो वो सच में काफ़ी ज़्यादा कचरा है। अब ये सुनने के बाद जावेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसको मेरे स्पेल के बारे में कैसे पता चला कि मैं बेटर मेडिटेशन स्पेल का ही यूज़ कर रहा हूँ। जिसके बाद जावेन उनसे कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम इस स्पेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तो तुम मेरे स्पेल को यूज़ करिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, तो तुम इस स्पेल को रख लो। अब ये सुनकर जावेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और वो सोचने लगता है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं जब से इस स्पेल का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है और मैं बिल्कुल भी अच्छे से मूव नहीं कर पाता। आखिर ये बुढ़ा कौन है। इसके साथ ही वो बुढ़ा उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में तुम्हें ये स्पेल ऐसे ही दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनो और वैसे भी ये बिटर स्पेल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब ये कहने के बाद ही इसके साथ ही वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जहाँ पर जावेन कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद जावेन कहता है कि वैसे मैं आपको नहीं जानता तो मैं आखिर आपके इस स्पेल को कैसे ले सकता हूँ। असल में उसने इस स्पेल का नाम पढ़ लिया होता है, जिस वजह से वो सोचने लगता है मैंने कभी भी क्यू फाइटिंग स्किल के बारे में नहीं सुना जिसका नाम डिमोनिक रिकॉर्ड आर्ट हो। इस आर्ट को देखकर जावेन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर वो ओल्ड मैन पीछे से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब ये सुनने के बाद जावेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उस बुड्ढे की टोन अचानक से ही बदल चुकी होती है। इसके साथ ही वो कहता है कि मेरे पास आओ और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जहाँ पर जावेन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता और जावेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहाँ पर जावेन पूरी देर से रुक चुका होता है। इसके साथ ही जावेन कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वो बुड्ढा कहता है कि मेरे पास आओ। इसके साथ ही जावेन उड़ता हुआ वापस से उसी बुड्ढे के पास पहुंच जाता है। अब ये देखने के बाद जावेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ। इसके साथ ही उस बुड्ढे की आंखें रेड हो चुकी होती हैं और वो काफ़ी डेंजरस लुक दे रहा होता है। इसके साथ ही वो बुड्ढा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम जिंडाओ क्वान है और मेरे को कभी भी किसी ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और तुम मुझे अभी इग्नोर करके यहाँ से जा रहे थे, आखिर ये कैसे हो सकता है। अब उसका नाम सुनकर जावेन सोचने लगता है और वो कहता है कि मुझे जिंडाओ क्वान कुछ नाम फैमिलियर लग रहा है। इसके साथ ही उसे हिस्ट्री की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पर बताया गया था कि जिंडाओ क्वान के एक आदमी ने फेडरेशन के 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार गिराया और इतना ही नहीं, उसने एपिक लेवल के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार गिराया जो कि 27 थे और इसे लेजेंड में एक डेविल कहा जाता है। अब ये पता चलने के बाद जावेन काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी वो बुड्ढा कहता है कि अब बताओ कि तुम्हें वो स्पेल चाहिए या नहीं। अब ये सुनने के बाद जावेन काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। जिस पर वो बुड्ढा कहता है कि वेल अभी तो तुम मुझसे मना कर रहे थे, लेकिन अब तुम उसे वो स्पेल मांग रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे क्यू फाइटिंग स्किल को बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते, अब तुम इसे लेना क्यों चाहते हो। जिस पर जावेन सोच रहा होता है कि अगर मैंने तुमसे ये स्पेल नहीं लिया तो तुम मुझे मार दोगे, अगर मैं
मैंने तुम्हारे स्पेल को ले लिया और ये बात जैसे ही फ्रस्ट्रेशन के लोगों को पता चलेगी वो लोग मुझे आकर मार देंगे। लेकिन तभी वो बुढ़ा कहता है कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हें वो स्पेल नहीं देना चाहता क्योंकि तुमने उसके लिए पहले ही मना कर दिया और वैसे भी तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। अब ये सुनने के बाद जावन को राहत सी मिलती है। लेकिन तभी वो बुढ़ा कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मेरे पास एक और स्पेल है जिसका तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही वो इस स्पेल को ढूंढने लगता है जिसके बाद उसे वो मिल जाता है, जहाँ पर वो बुढ़ा कहता है कि ये लो तुम इसे रख लो। अब यहाँ पर रावण सोच रहा होता है कि आखिर वो इसे ले या ना ले। इसके साथ ही वो बुढ़ा उसे हाथ में पकड़ा देता है। इसके साथ ही वो उसे एक डेंजरस लुक देते हुए कहता है अगर तुमने मुझे एक और रिव्यूज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इस पर रावण भी अब कुछ नहीं कर पाता और उसे रख लेता है। इसके साथ ही वो कहता है कि गुड बॉय, अब तुम अपने घर पर जा सकते हो। इसके साथ ही वो बुढ़ा वहाँ से जाने लगता है। अब जिंडाओ क्वीन की काफ़ी दूर जाने के बाद भी उसकी प्रेजेंस जावन को आ रही होती है और जावन को अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसकी प्रेजेंस सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी थी। जिस पर वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस मुझे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी मुझे देख रहा है। और वो कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इस चीज़ को रखना होगा क्योंकि ये स्पेल नहीं होता, कुछ और होता है। इसके साथ ही वो उसको रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है जिस वजह से उसे छींक आती है और वो कहता है कि ऐसे भी अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो मुझे जल्दी घर पर जाना होगा। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे फ्रस्ट्रेशन के लोग दिखाई देते हैं जो कि उसी साइड जा रहे होते हैं जहाँ पर उसे जिंडाओ क्वेन मिला था। अब उनको वहाँ पर जाते हुए देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो जिंडाओ क्वेन ही था और ये लोग उसी के पीछे जा रहे हैं। इसके साथ ही जावन उनके बैच को देखता है जिसके बाद वो कहता है कि मुझे क्या, मुझे तो जल्दी से घर पर जाना है। इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। इसके साथ ही वो अपने घर पर पहुँच जाता है। इसके बाद हमें जावन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर एंटर हो चुका होता है और वहाँ पर वो बात लेने लगता है। यहाँ पर उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। इसके साथ ही वो सोचने लगता है आज के साथ उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ। आज उसने ली जुयान की मदद की स्केलेटन जनरल को हराने में और वो बताता है कि आज उसे रास्ते में जिंडाओ क्वेन मिला जो कि हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक पर्सन है जिसने फ्रस्ट्रेशन के हज़ारों लोगों को मार रखा है और इस वजह से मेरा सारा मूड ख़राब हो गया और मैं एक भी बार गेम नहीं खेल पाया और मैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और वो बोलता है कि आखिर मुझे जिंडाओ क्वेन ने जो क्यों दी है वो मेरे लिए अच्छी है बुरी ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जावन अपने कमरे में सो रहा होता है। लेकिन तभी जावन के हार्ट में कुछ होने लगता है और जावन को काफ़ी अजीब फील होने लगता है। इसके साथ ही जावन अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है जहाँ पर हर तरफ एक रेड कलर की मिस्ट होती है और इसके साथ ही कुछ हैंड जावन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसके साथ ही वो जावन को पकड़ लेते हैं और अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जहाँ पर जावन को काफ़ी अजीब होने लगता है और वो इतना डर चुका होता है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और जावन कहता है कि आखिर ये क्या था। इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही होती है। इसके साथ ही वो उल्टी कर देता है और कहता है कि आखिर मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी जावन का ध्यान उसी क्यू स्पेल पर जाता है जिसे देखकर उसे लगता है कि सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी उस क्यू स्पेल के ऊपर इमॉर्टल चैंटिंग क्लासिक आर्ट लेके आ चुका होता है, यानी कि ये क्यू एक इमॉर्टल लेवल की क्यू है। जिसके बाद जावन उसको काफ़ी देर देखने लगता है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि मुझे इतनी देर देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कुछ गलत है। ऐसा तो नहीं मुझे कोई इम्नेशिया हो गया हूँ। असल में ये बीमारी ऐसी होती है कि हम सो रहे होते हैं और हमें डरावने डरावने सपने आते हैं। इसके साथ ही जावन अपने कमरे में सो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जावन सोकर जैसे ही उठता है उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है और जैसा कि उसके शरीर में पहले कमजोरी हो रही थी अब वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके साथ ही जावन कहता है कि अभी अभी मैं उठाऊं तो क्यों ना थोड़ी देर गेम खेल लूं। इसके साथ ही जावन अपने रूम में चला जाता है। इसके साथ ही वो अपने फ़ोन को उठाता है, अपनी गेम को लॉगिन कर लेता है, जिसके बाद वो अपने अवतार को क्रिएट करता है और अपने अवतार को एनसीटी के अंदर भेज देता है। जिस पर वो कैरेक्टर जैसे ही वहाँ पर जाता है अब जावन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर उसे स्केलेटन जनरल खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद जावन कहता है स्केलेटन जनरल को उसने मार दिया था, आखिर ये जिंदा कैसे है। इसके बाद जावन सोचता है जहाँ पर वो एक ही नतीजे में पहुँचता है कि जो गेम है वो रियल लाइफ जैसे बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन वो रियल लाइफ से
बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि वो गेम के अंदर जो भी कुछ करेगा उसका वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस पर जावन कहता है ये तो काफी अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से अब उसे एक और कंपेनियन बीस्ट मिल सकता है। इसके साथ ही वो अपने अवतार को स्केलेटन जनरल पे अटैक करने के लिए भेजता है जिससे वो उसे मार सके और उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन हम स्केलेटन जनरल को देखते हैं जो कि जावन की तरफ बढ़ता है और डायरेक्ट ही उसके अवतार को बीच में से काट देता है, जिस वजह से जावन का अवतार वहीं पे मर चुका होता है। जिसको देखकर जावन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि रियल लाइफ में स्केलेटन जनरल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना ज्यादा पावरफुल वो गेम के अंदर है। और वो कहता है कि लिजुयन के ब्लैक आर्मर के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं स्केलेटन जनरल को यहाँ पर हरा पाऊंगा। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।